इसके वीक पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ अ यूज़फुल टिप कॉन्सेप्ट है गिव फॉर गेटिंग बेटर रिजल्ट। अच्छा जी, कौन सी यूज़फुल टिप है जो कॉन्सेप्ट एट हमें देता है अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए फ्रॉम एआई इमेज क्रिएशन टूल, इमेज क्रिएशन टूल से, एआई के इमेज क्रिएशन टूल से अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो कॉन्सेप्ट एट जो है वो आपको कौन सी यूज़फुल टिप देता है। यूज़ अ टेक्स्ट एआई टू राइट योर इमेज प्रॉम्प्ट फर्स्ट। सबसे पहले तो आप टेक्स्ट को यूज़ करें, ठीक है। जब आप अपनी इमेज का प्रॉम्प्ट, सबसे पहले आप अपनी इमेज का जो है वो क्या करें, इमेज का प्रॉम्प्ट लिखें। टेक्स्ट एआई इज़ मच बेटर एट राइटिंग रिच, ठीक है। टेक्स्ट जो है वो एआई को टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट देन यू आर ऑन अ फर्स्ट ट्राई, यानी कि जब भी आप जो है ना आप बहुत ही बड़ा डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट लिखें, जब आप फर्स्ट टाइम जो है वो ट्राई करवा रहे हैं उससे कोई इमेज बनाना, तो आप उसके लिए डिटेल इमेज जिसके अंदर आपने छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो क्या की हुई हों, डिटेल में बताई हुई हों, देन फिर उसके बाद आप इमेज जनरेट करवाएं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। जनरेट 20 इमेजेस एंड पिक द बेस्ट वन। 20 इमेजेस जनरेट करवाएं, उसमें से फिर एक इमेज को सिलेक्ट करें। गलत। ऑलवेज यूज स्क्वायर एस्पेक्ट रेशो फॉर बेस्ट रिजल्ट। हमेशा जो है वो स्क्वायर एस्पेक्ट रेशो को जो है ना वो यूज़ करें बेस्ट रिजल्ट अगर आपको चाहिए। यूज़ द इमेज जनरेशन टूल डायरेक्टली विद अ सिंपल डिस्क्रिप्शन। आप डायरेक्टली इमेज जनरेशन टूल को जो है वो यूज़ करें और एक छोटी सी उसके अंदर डिस्क्रिप्शन, सिंपल डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड कर दें। आई थिंक यूज़ अ टेक्स्ट एआई टू राइट योर इमेज प्रॉम्प्ट फॉर। आप सबसे पहले टेक्स्ट को इस्तेमाल करें अपना एआई प्रॉम्प्ट लिखने के लिए कि आपको किस तरह की इमेज चाहिए, क्योंकि एआई जो है ना वो टेक्स्ट को ज़्यादा अच्छे से समझता है। अगर आप एआई को जो है वो अपने टेक्स्ट के अंदर पूरी डिटेल्स दे देंगे कि आपको अपनी इमेज के अंदर क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, सारी चीज़ें आप उसे बता देंगे तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा और फिर उससे रिलेट आपको जो है आउटपुट जनरेट करके दे देगा। टेक्स्ट एआई मच बेटर है डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट लिखने में, ठीक है। एआई मच बेटर है डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट लिखने में। आप पहले जो है उससे डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट लिखवाएं। पहले क्लॉड चैट जीपीटी से डिटेल प्रॉम्प्ट जनरेट करो, फिर वो इमेज टूल में पेश करो, सही है। सबसे पहले आप जो है ना उससे एक डिटेल प्रॉम्प्ट जो है वो जनरेट करवाएं, देन फिर उसके बाद आप उसे जो है वो इमेज जनरेट टूल के अंदर उस प्रॉम्प्ट को यूज़ करें। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। अ टीचर टेक अ फोटो ऑन ऑफ अ वाइट बोर्ड वेयर हर हैंड इज कवरिंग पार्ट ऑफ अ वर्ड, ठीक है। अच्छा, एक टीचर जो है वो तस्वीर खिंचवाती है वाइट बोर्ड पे जहाँ उन्होंने वर्ड का कुछ हिस्सा जो है वो अपने हाथ से छुपाया हुआ है। शी अपलोडेड टू एआई, उसके बाद वो उसे एआई पे अपलोड करती है। एआई करेक्टली गेस द मिसिंग वर्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डायग्राम। एआई जो है वो आराम से जो है वो क्या कर लेता है, मिसिंग वर्ड को डायग्राम देखते ही गैस कर लेता है। व्हाट डज दिस शो अबाउट हाउ एआई रीड इमेज। ये क्या चीज़ शो करता है कि एआई ने इमेज को किस तरह से पढ़ा। एआई हैज़ परफेक्ट इमेज रिकग्नाइजेशन फॉर ऑल टेक्स्ट। एआई इमेज के अंदर लिखी हुई जो भी टेक्स्ट होता है उसको परफेक्ट तरीके से रिकग्नाइज कर लेता है, पढ़ लेता है। एआई मेक्स रैंडम गैस विद टेक्स्ट इज ब्लॉक्ड। उसने जो है रैंडम गैस किया जब उसने टेक्स्ट को छुपा हुआ देखा। एआई गुड एट इन्फरिंग फ्रॉम द गेस्ट ऑफ अ डायग्राम। एआई जो है वो इसके अंदर अच्छा है कि वो डायग्राम को गेस्ट करे। नॉट गुड एट जूमिंग इन ऑन फाइन डिटेल, लेकिन वो जूमिंग के ऊपर जो है वो फाइन डिटेल के साथ अगर उसे जूम करना हो तो उसके अंदर अच्छा नहीं है। बट गुड एट रीजनिंग, लेकिन रीजनिंग में बहुत अच्छा है। अबाउट वॉट शुड बी देयर फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, के मतलब जो है यहाँ पे क्या हो सकता है, इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर क्या हो सकता है, तो वो उसने रीजनिंग के बिहाफ पे जो है वो आंसर सही दिया। एआई कैन जूम इनटू ब्लॉक एरिया टू रीड हिडन टेक्स्ट। एआई ने जो है वो जूम किया होगा ब्लॉक एरिया को ताकि वो रीड कर सके छुपे हुए टेक्स्ट को। तो इसका जो बेसिक आंसर है वो क्या है कि एआई जो है वो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा बेहतर है और उसने जो है वो कॉन्टेक्स्ट को देखकर ही समझ गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। वाइट बोर्ड एग्जाम्पल, एआई किड्स से समझने में अच्छा है, ठीक है। जूम इन करने में अच्छा नहीं है। टीचर का कवर वर्ड करेक्टली गैस किया गया क्योंकि सराउंडिंग डायग्राम अवेलेबल थी, क्योंकि सराउंडिंग की डायग्राम जो है वो अवेलेबल थी। उसने एक तो पहले उस सीन को
पूरे को समझा और फिर उसके बाद उसने करेक्टली गैस कर लिया। What is an artifact in concept 9 when AI build a small app for you? अच्छा जी, क्या आर्टिफैक्ट होते हैं कॉन्सेप्ट 9 के अंदर जब आप स्मॉल एआई जो है वो आपके लिए स्मॉल ऐप बनाता है। अ फाइल दैट एआई जनरेट एंड इमीडिएटली डिलीट्स, एक फ़ाइल एआई जनरेट करता है और फ़ौरन उसे डिलीट कर देता है। एन एरर दैट अकर व्हेन एआई ट्राइज अ बिल्ड ऐप, एक एरर होता है जो आता है और फिर एआई जो है वो जब एआई जो है वो ऐप को बिल्ड कर रहा होता है। A persistent object the conversation produce a working app in the side panel that you can iterate on, share via public link, embed elsewhere और डाउनलोड एज कोड। अच्छा, क्या होता है, एक persist ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी कन्वर्जेशन से प्रोड्यूस होता है। एक वर्किंग ऐप जो है वो साइड पैनल पे बन के आपको दिखती है। यू कैन आइट्रेट ऑन, आप उसके ऊपर आइट्रेट कर सकते हैं, उसे जो है पब्लिकली लिंक के साथ शेयर कर सकते हैं, उसके बाद एम्बेड कर सकते हैं जहां आप करना चाहें, और उसके कोड को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अ टेम्पलेट दैट रिक्वायर कोडिंग नॉलेज टू मॉडिफाई, आपको एक ऐसा टेम्पलेट चाहिए जो कोडिंग नॉलेज को मॉडिफाई कर सके। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। जब भी आपने एआई से स्मॉल ऐप बनवाई होंगी, प्लॉट वगैरह से बनवाई होंगी, तो आपको दिखता होगा कि साइड पैनल पे जो है वो वर्किंग ऐप नज़र आती है। साइड पैनल पे वर्किंग ऐप नज़र आती है, आप उसके अंदर आइट्रेट करते हैं, उसको आप शेयर भी कर सकते हैं, एम्बेड भी कर सकते हैं, और उसके कोड को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट 9 में आर्टिफैक्ट डिफाइन किया गया है, एक रियल वर्किंग ऐप जो कन्वर्जेशन ने प्रोड्यूस की। ठीक है, आपकी कन्वर्जेशन से जो है वो प्रोड्यूस होती है, आइट्रेट कर सकते हैं आप, उसके अंदर शेयर लिंक बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्लॉड में आर्टिफैक्ट, चैट जीपीटी में कैनवास कहते हैं। ठीक है, क्लॉड के अंदर हम आर्टिफैक्ट कहते हैं और चैट जीपीटी के अंदर हम उसको क्या कहते हैं, कैनवास कहते हैं, और हम उनको जो है वो दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। According to concept 9, what are the 3 simple steps to describe what you want AI to build for you? According to concept 9 के हिसाब से what are the 3 simple steps? कौन से 3 simple steps हैं जो डिस्क्राइब किए गए हैं what you want AI to build for you? कि आप जो है AI से क्या बनवाना चाहते हैं या AI आपके लिए क्या बनाए। आइडिया, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है। ऑडियंस, फिर आपको ऑडियंस बतानी होती है कि हु विल यूज़ इट, कि इसको यूज़ कौन करेगा, और फिर आपको बजट बताना होता है कि हाउ मच टू स्पेंड, कि इसके ऊपर आपने कितना खर्चा करना है। पर्पस, पहले मकसद बताना है, वाई बिल्ड इट, कि इसको क्यों बनाना है। फीचर्स, व्हाट डज इट इंक्लूड, कि आपने फीचर्स बताने कि इसके अंदर क्या इंक्लूड होना है। फिर आपने टेस्टिंग करनी है, हाउ टू वेरीफाई इट, कि इसको वेरीफाई कैसे किया जाए। लैंग्वेज, व्हाट कोडिंग लैंग्वेज, कि भाई आपने कौन सी कोडिंग लैंग्वेज लिखनी है। फ्रेमवर्क बताना होता है, व्हाट लाइब्रेरी, यानी कि आपने कौन सी लाइब्रेरी को यूज़ करना है। स्टाइल बताना होता है कि आपने व्हाट डिज़ाइन, कि किस डिज़ाइन को यूज़ करना है। गोल, व्हाट शुड इट डू, ठीक है, आपको गोल समझाना होता है कि भाई ये बेसिकली इसको करना क्या चाहिए। इनपुट, व्हाट डज़ द यूज़र प्रोवाइड, आप इसको इनपुट बताते हैं कि यूज़र क्या प्रोवाइड करेगा। आउटपुट, व्हाट डज़ द यूज़र सी, कि भाई फिर आप इसको आउटपुट बताते हैं कि इसके अंदर जो है ना यूज़र को क्या नज़र आएगा। तो बेसिकली मेरे हिसाब से जो इसका आंसर बनता है ना वो आपके लिए बनता है कि पहले ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन ए भी हो सकता है। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन बी जो है वो मुझे सही लग रहा है, देखते हैं। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन बी भी नहीं, ऑप्शन डी सही है। सबसे पहले आप इसको गोल बताते हैं कि व्हाट शुड इट डू, कि ये क्या करेगी। उसके बाद आप इनपुट देते हैं व्हाट डज़ द यूज़र प्रोवाइड, कि यूज़र क्या देगा, और फिर आप आउटपुट बताते हैं कि भाई व्हाट डज़ द यूज़र सी, कि यूज़र को मिलेगा क्या। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 9 के 3 स्लॉट प्रिंसिप क्या है। गोल, क्या करना है। इनपुट, यूज़र क्या देता है। आउटपुट, यूज़र क्या देखता है। ये 3 जो हैं ये क्या हैं, कोर प्रिंसिपल हैं। इस सिंपल स्ट्रक्चर से एआई को ऐप बनाने के लिए सब कुछ मिल जाता है। इस सिंपल स्ट्रक्चर आप अगर बता देते हैं तो उससे एआई को सब कुछ मिल जाता है कि उसने एप्लीकेशन किस तरह से बनानी है। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। उमर wants to build an app where friend enter a bill total
ठीक है। उमर ने जो है वो एक ऐसी ऐप बनाना चाहता है जहाँ पे उसका जो फ्रेंड है वो फाइनल बिल जो है वो इंटर अ बिल, टोटल बिल का टोटल दे, ऐड टैक्स, टैक्स को ऐड करे, टाइप देयर नेम, अपना नाम लिखे, एंड सी हाउ मच ईच पर्सन पे, और वो ये देख सके कि कितने पर्सन ने, मतलब जो है कितने पैसे किस पर्सन ने जो है वो जमा करवाए। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 9 के मुताबिक व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू राइट दिस फॉर्म, इस एप्लीकेशन को बनाने का करेक्ट वे जो है वो क्या होगा। गोल, स्प्लिट अ बिल अमंग फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले जो है वो गोल बता दिया कि स्प्लिट अमंग फ्रेंड्स जो है वो आपने बनानी है। ठीक है, बिल अमंग फ्रेंड्स जो है वो आपने बनानी है। फिर उसके बाद आपने इनपुट बता दिया कि भाई टोटल बिल्स आएंगे, टैक्स अमाउंट आएगा, नेम ऑफ फ्रेंड्स आएंगे। आउटपुट में आपने बता दिया कि ईच पर्सन शेयर इंक्लूडिंग टैक्स, हर पर्सन जो है वो टैक्स इंक्लूड करेगा। ऑप्शन बी है क्रिएट एन ऐप दैट मेक मैथ फॉर रेस्टोरेंट एंड ग्रुप्स। अच्छा, आपने कहा कि भाई एक ऐसी ऐप क्रिएट करो जो मैथ करे रेस्टोरेंट और ग्रुप्स के लिए। फिर उसके बाद आपने कहा बिल्ड अ बिल स्प्लिटर ऐप यूजिंग रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट एंड मॉडर्न यूआई फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे आपने टेक स्टैक बता दिया कि भाई बिल्ड करो एक बिल स्प्लिटर ऐप को, बिल्ड करो रिएक्ट को यूज़ करते हुए, जिसके साथ टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करो और मॉडर्न यूआई फ्रेमवर्क को यूज़ करो। आई नीड अ कैलकुलेटर फॉर स्प्लिटिंग बिल, मुझे जो है वो एक कैलकुलेटर की ज़रूरत है बिल को स्प्लिट करने के लिए। मेक इट मोबाइल फ्रेंडली, इसको मोबाइल फ्रेंडली बनाओ। तो इसके अंदर बेसिकली हमने ऊपर वाले सवाल में अभी देखा कि हमें क्या क्या बताना होता है, गोल बताना होता है, इनपुट बताना होता है, आउटपुट बताना होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट 9 के 3 स्लॉट डायरेक्ट अप्लाई जो है वो क्या क्या है कि भाई गोल बताओ, इनपुट बताओ, आउटपुट बताओ। ये एग्जैक्ट मैच है कॉन्सेप्ट 9 की एग्जाम्पल से। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, व्हाट इज़ द हिडन फेलियर ऑफ एआई डेटा एनालिसिस दिस कॉन्सेप्ट दैट कॉन्सेप्ट 10 वॉर्न अबाउट एट द वेरी स्टार्ट। एआई डेटा एनालिसिस की हिडन फेलियर क्या है जिससे कॉन्सेप्ट 10 बिल्कुल शुरू में वॉर्न करता है। ऑप्शंस पढ़ते हैं इसके। एआई टेक्स टू लॉन्ग टू रन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, यानी कि एआई जो है वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा वक्त लेता है। AI does not always automatically run code. It sometimes answers from a glance, producing a confident paragraph with no real computation. From outside, it looks identical to a real analysis. AI हमेशा ऑटोमेटिकली कोड रन नहीं करता, कभी कभी सिर्फ डेटा को देखकर जवाब दे देता है। ठीक है, और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ पैराग्राफ लिख देता है, जबकि असल में कोई कैलकुलेशन नहीं हुई होती। बाहर से ये बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे रियल एनालाइज हो। अच्छा, ऑप्शन सी है हमारे पास, एआई चार्ज एक्स्ट्रा फॉर डेटा एनालिसिस टास्क। एआई डेटा एनालिसिस टास्क के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। ऑप्शन डी है हमारे पास, एआई रिफ्यूज टू प्रोसेस स्प्रेडशीट फाइल। एआई जो है वो स्प्रेडशीट फाइल को प्रोसेस करने से इनकार करता है। तो इसका जो हमारे पास कॉन्सेप्ट 10 के अंदर जो हमें बताया गया है हिडन फेलियर क्या है, हिडन फेलियर यही है कि एआई जो है ना वो कभी भी कोड को रन खुद से नहीं करता। कभी कभी वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जो डेटा हमने दिया होता है ना उसको देखकर ही जवाब दे देता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो एक पूरा पैराग्राफ लिख देता है, जबकि असल में कोई कैलकुलेशन उसने नहीं की होती। ठीक है, और बाहर से ये बिल्कुल वैसे ही लगता है कि जैसे इसने जो है ये वाला काम रियल एनालाइज करके किया हो। ठीक है, अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कॉन्सेप्ट एंड हिडन फेलियर क्या है। कॉन्सेप्ट एंड हिडन फेलियर, एआई ऑटोमेटिकली रन नहीं, कोड नहीं चलाता। ठीक है, एआई जो है वो खुद से कोड नहीं चलाता, चॉइस करता है बिना कोड ब्लॉक के, पैराग्राफ कॉन्फिडेंट लगता है लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं हुआ। और ये जो है ये वाला काम बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What are the 3 habit concept 10 gives to make sure AI is really running calculation on your data? कॉन्सेप्ट 10 के मुताबिक AI से वाकई कैलकुलेशन करवाने के लिए कौन सी 3 आदतें अपनानी चाहिए। नंबर 1 है आस्क एक्सप्लिसिटली फॉर कोड एंड शो व्हाट यू रन। ठीक है, चेक दैट अ कोड ब्लॉक इज़ विजिबली देयर, डिमांड अ वेरीफेबल स्पेसिफिक रॉ काउंट, कॉलम नेम, डेटा रेंज बिफोर एनी एनालिसिस बिगिन। वाज़े तौर पर कोड को चलाने को कहें,
ठीक है, यानी कि जब आप उसे कोई कोड दे रहे हैं तो ये 3 हैबिट्स आपने लाजमी जो है वो क्या करनी चाहिए, अपनानी चाहिए कि आप वाज़ेह तौर पे उससे कहें कि भाई कोड को रन करो। अच्छा, जो कोड चलाया गया है वो दिखाने को कहें, मतलब कि उसने जो कोड चलाया है उससे बोलें कि अब मुझे वो कोड दिखाओ जो तुमने चलाया था। चेक करें कि कोड ब्लॉक ज़रा मतलब जो है नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, और फिर एनालाइज शुरू होने से पहले कोई वेरीफाई होने वाली डिटेल जैसे कि आपको दिख रही हो कि भाई कोई रॉ बनी हुई है, काउंट हुए हुए हैं, रॉ काउंट्स हुई हुई हैं, कॉलम नेम्स बने हुए हैं, या डेटा रेंज जो है वो आप जो विजिबल होने वाली चीज़ें हैं वो आप उससे लाजमी मांगें। ठीक है, तो ये 3 हैबिट्स हैं जो आपने इसको चलानी है कॉन्सेप्ट 10 के मुताबिक। अगर आपने वाकई कोई कैलकुलेशन करवानी है तो उसके ऊपर आपने ये 3 हैबिट्स जो है वो लाजमी अपनानी है कि आपने कहना है कि भाई कोड चला, आप सबसे पहले उससे बोलेंगे कोड को चलाओ, फिर उससे पूछें कि जो कोड तुमने चलाया है वो मुझे दिखाओ। ठीक है, और फिर उसके बाद चेक करें कि कोड ब्लॉक नज़र आ रहा है, और फिर एनालाइज होना मतलब जो है ना, एनालाइज शुरू होने से पहले वेरिफिकेशन होने वाली डिटेल्स जो हैं वो आपको नज़र आनी चाहिए, जैसे कि आपको रॉ काउंट्स दिख रही हो, कॉलम्स नेम्स दिख रहे हो, या डेटा रेंज दिख रही हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी मांगनी है। अपलोड CSV, वेट फॉर कन्फर्मेशन देन आस्क क्वेश्चन। CSV को अपलोड करें, कन्फर्मेशन का इंतज़ार करें, फिर सवाल पूछें। ऑप्शन सी है ऑलवेज यूज़ अ पेड प्लान, अटैच फाइल अंडर 1 MB, यूज़ वेब सर्च अलॉन्ग साइड डेटा। ठीक है, हमेशा पेड प्लान यूज़ करें, 1 MB से छोटी फाइल्स अटैच करें, और साथ वो सर्च भी और साथ में वेब सर्च को भी यूज़ करें। ठीक है, अच्छा डी है यूज़ ओनली एक्सेल फाइल्स, अवॉइड CSVs, ऑलवेज चेक टोटल मैनुअली। सिर्फ एक्सेल फाइल्स को यूज़ करें, CSV से बचें, और टोटल हमेशा मैनुअली चेक करें। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो 3 हैबिट्स हैं जो कॉन्सेप्ट 10 के अंदर वाज़ेह की गई हैं वो कौन सी हैं, वो ये वाली हैं। ठीक है, इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ओह सॉरी, ये वाली नहीं है, बल्कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास CSV वाला है भाई। अच्छा, CSV फाइल्स के अंदर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कॉन्सेप्ट 10 के 3 हैबिट्स हैं कि एक्सप्लिसिटली पूछें राइट एंड रन कोड। ठीक है, शो मी द कोड, मतलब कोड देखने को कहें, विजिबल है या नहीं, पहले वेरिफिकेशन मांगो, रॉ काउंट, कॉलम नेम्स, डेट रेंज। अच्छा, यहाँ पे देखें ये खुद भी जो है ना हेलुसिनेट हो गया है, ये मुझे जो कॉन्सेप्ट बता रहा है वो वही वाला बता रहा है जो जो मैंने कहा कि भाई ये सही मतलब जो है आंसर है, ये वाला। ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे ये ऑप्शन जो सही बता रहा है वो बी बता रहा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अपलोड CSVs, वेट फॉर कन्फर्मेशन देन आस्क क्वेश्चन। आप पहले जो है वो CSV फाइल्स, तो ये नहीं है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए ही होगा। ठीक है, ये वाला जो तरीक़ेकार है यही इसका करेक्ट आंसर होगा कि सबसे पहले जो है वो आप क्या करें, कोड चलाने को कहें, फिर उसके बाद जो है आप उससे बोलें कि भाई मुझे जो है वो कोड दिखाओ जो तुमने रन किया है। देन फिर उसके बाद जो है वेरीफाई करें कि भाई हाँ चीज़ें जो हैं वो चली हुई आपको नज़र आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं, नहीं सॉरी 38 पे चलते हैं। सिनेरियो है हमारे पास, नादिया अपलोड अ ईयर ऑफ सेल्स डेटा एंड आस्क विच प्रोडक्ट चेंज मोस्ट। AI gives a confident, well-written answer, but no code is shown. According to concept 10, what should she do next? अच्छा जी, यहाँ पे सिनेरियो है कि नादिया एक सवाल करती है, नादिया का एक सवाल सेल्स डेटा अपलोड करती है और पूछती है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा चेंज हुए। ठीक है, AI कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है मगर कोई कोड नज़र नहीं आता। कॉन्सेप्ट 10 के मुताबिक उसे क्या करना चाहिए? अच्छा जी, ए जो है वो ट्रस्ट द आंसर, AI डेटा एनालिसिस इज ऑलवेज एक्यूरेट। उसे क्या कर लेना चाहिए, जवाब पे भरोसा कर लेना चाहिए कि AI डेटा एनालाइज जो है वो हमेशा सही होता है। ऑप्शन नंबर 2 है आस्क नाउ रन द कैलकुलेशन अगेन, वेट एंड रन कोड टू डू इट एंड शो मी द कोड यू रन। द एब्सेंस ऑफ अ कोड ब्लॉक मीन्स AI मे हैव आंसर फ्रॉम अ ग्लैंस नॉट कंप्यूटेशन। AI से कहें कि इस कैलकुलेशन को दोबारा रन करो, कोड लिखो और चलाओ, और जो कोड चलाया है वो भी दिखाओ। अगर कोड ब्लॉक नहीं दिखता, ठीक है, नहीं है, तो मुमकिन है AI ने सिर्फ डेटा देखकर जवाब दिया हो, असल कैलकुलेशन ना की हो। अच्छा, ऑप्शन सी कह रहा है शेयर द AI's एनालाइज विद हर टीम इमीडिएटली। AI की एनालाइज फ़ौरन अपनी टीम के साथ शेयर कर दें। ठीक है, और ऑप्शन डी कह रहा है अपलोड द फाइल अगेन इन अ डिफरेंट फॉर्मेट।
फॉर्मेट, फाइल को किसी और फॉर्मेट में दोबारा अपलोड करें। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट 10 के अंदर हमने क्या देखा कि भाई पहले कैलकुलेशन, पहले कोड रन करवाओ, देन फिर उसके बाद देखो कि कोड रन हो रहा है या नहीं हो रहा, और फिर उसके बाद जो है उसको वेरीफाई करो। तो बेसिकली ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट 10 जो है वो कोड ब्लॉक विजिबल नहीं, एआई ने प्रोबेबली कोड नहीं चलाया, यानी कि एआई ने जो है वो क्या है वैसे ही रैंडमली खुद से जो है वो जवाब दे दिया बगैर कोड चलाए। फिक्स कैसे कर सकते हैं कि आपने उससे कहना है कि भाई कोड को रन करो, सही है, रन करने को कहें, फिर उसके बाद अलग रिजल्ट मतलब एक्सप्लिसिटली आस्क करो कि कोड रन करने के लिए, ठीक है, कि कोड रन करो। अलग रिजल्ट मतलब पहला जो कॉन्फिडेंट पैराग्राफ था वो सिर्फ तुक्का था या गैस था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 11 व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल बिफोर गिविंग एन एआई डेस्कटॉप ऐप एक्सेस टू योर फाइल। कॉन्सेप्ट 11 के मुताबिक एआई डेस्कटॉप ऐप को अपनी फाइल का एक्सेस देने से पहले सबसे अहम सेफ्टी रूल क्या है। एआई डेस्कटॉप ऐप आर कम्प्लीटली सेफ, नो स्पेशल प्रिकॉशंस नीडेड, यानी कि एआई डेस्कटॉप ऐप जो हैं वो बिल्कुल सेफ़ होती हैं, किसी एहतियाती ज़रूरत नहीं। ऑप्शन बी है आपके पास, ऑलवेज गिव फुल डिस्क एक्सेस सो एआई कैन फाइंड ऑल रेलिवेंट फाइल्स, हमेशा फुल डिस्क का एक्सेस दे दें ताकि एआई तमाम फाइल्स देख सके। ऑप्शन 3 है आपके, बैकअप योर फाइल्स टू द क्लाउड बिफोर एनी एआई एक्सेस, कि आप एआई को एक्सेस देने से पहले फाइल्स का क्लाउड जो है वो बैकअप बना लें। ठीक है, ऑप्शन डी है, डिलीटेड फाइल ऑफन डू नॉट गो टू योर रिसाइकलमेंट एंड डिलीट एंड एडिटेड फाइल डू नॉट कीप एडिट हिस्ट्री, स्कोप एवरी परमिशन टू द स्मॉलेस्ट फोल्डर नीडेड, ग्रो एक्सेस ओनली विद ट्रैक रिकॉर्ड। अच्छा, डिलीट की गई फाइल्स अक्सर रिसाइकल बिन में नहीं जाती और एडिट की गई फाइल्स की एडिट हिस्ट्री भी महफूज नहीं रहती, इसलिए एआई को सिर्फ उतनी ही फोल्डर परमिशन दें जितनी ज़रूरत हो, और सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस के बाद परमिशन धीरे धीरे बढ़ाएं। ठीक है, यानी कि आपने जो एआई कॉन्सेप्ट 11 के मुताबिक जो आपने फाइल सिस्टम को एक्सेस देना है, यानी किसी भी एआई को जो अपने फाइल सिस्टम को एक्सेस देना है, वो आपने एकदम से अपना पूरा एक्सेस नहीं दे देना। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ उन फाइल का एक्सेस देना है जहाँ तक उसको काम करना है। ठीक है, जो उसके लिए ज़रूरी है, यानी कि जिन फाइल्स के की हद तक उसका काम करना ज़रूरी है, सिर्फ उतनी फाइल्स का एक्सेस उसको दें। ठीक है, और उसे सारी फाइल्स का जो है वो एक्सेस ना दें, और अगर अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है आपको, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसका एक्सेस पॉइंट बढ़ा सकते हैं या उसको परमिशन दे सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट 11 में कह रहे हैं कि डिलीट होने वाली फ़ाइल जो है वो रिसाइकलमेंट में नहीं जाती, एडिट होने वाली फ़ाइल्स की हिस्ट्री नहीं रहती। प्रिंसिपल, सबसे छोटा फोल्डर स्कोप रखो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतना स्कोप रखो जितना उसके लिए ज़रूरी है। ट्रैक रिकॉर्ड के साथ ही परमिशन बढ़ाओ, जैसे जैसे उसका जो है काम बढ़ता जाए, उसका ट्रैक बढ़ता जाए, तो फिर उसके साथ आप उसका स्कोप भी बढ़ाते जाओ, उसे एकदम से पूरा एक्सेस नहीं देना लैपटॉप का। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 क्या है आपके पास, What is the step-by-step permission approach described in concept 11? अच्छा, concept 11 में step by step permission approach क्या है? A system for rating AI responses by trust level. AI responses को trust level के मुताबिक रेट करने का सिस्टम है। अच्छा, ऑप्शन बी है, a method for organize file in folder before AI access. AI access से पहले फाइल्स को फोल्डर में ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। अच्छा, ऑप्शन सी है हमारे पास, स्टार्ट विथ रीड ओनली एक्सेस टू वन स्मॉल फोल्डर, आफ्टर सक्सेसफुल रन्स अलाउ रीड एंड राइट इन वन स्पेसिफिक फोल्डर, ग्रो परमिशन ग्रेजुअली विथ ट्रैक रिकॉर्ड, नेवर ग्रांट ओपन एंडेड टू वट एवर यू नीड एक्सेस। ठीक है, सबसे पहले कह रहे हैं कि पहले सिर्फ एक छोटे फोल्डर का रीड ओनली एक्सेस दें, कि यानी कि रीड ओनली एक्सेस का मतलब ये है कि वो सिर्फ आपकी फाइल्स को रीड कर सकता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है, अगर से सब कुछ ठीक चले तो फिर उसी फोल्डर में आप उसे रीड और राइट एक्सेस दें, यानी कि अब वो रीड भी कर सकता है और फाइल्स को अगर ज़रूरत पड़े तो री राइट भी कर सकता है या उसके अंदर एडिशन भी कर सकता है। उसका एक्सेस पॉइंट आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया, पहले वो सिर्फ फाइल्स को पढ़ पा रहा था, अब वो फाइल्स को एडिट भी कर पा रहा है या उसके अंदर कुछ लिख भी पा रहा है। फिर धीरे धीरे ट्रस्ट के मुताबिक परमिशन बढ़ाएं, कभी भी एआई को ये ना कहें कि जो चाहे करो,
अगर आपने उसको ये कह दिया ना कि जो चाहे करो, तो वो आपका पूरा सिस्टम उड़ा के रख देगा। अच्छा, डी के अंदर आप ऑप्शन डी क्या कहता है, अ वे टू पे फॉर इंक्रीजिंगली पावरफुल एआई फीचर्स। एआई के ज़रिए पावरफुल फीचर के लिए स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करने का तरीका है। ठीक है, तो ये इसका जो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप परमिशन का मतलब है वो क्या है, सिंपल यहीं से हमें वाज़ेह हो रहा है कि भाई आपने जो है आहिस्ता आहिस्ता उसका स्कोप बढ़ाना है, आपने एकदम से उसे पूरा जो है वो नहीं देना एक्सेस। कॉन्सेप्ट 11 परमिशन स्टेप, पहले सिर्फ रीड का जो है कहते हैं उसे वो तो एक्सेस दो, फिर राइट इन वन फोल्डर, कि सिर्फ आप एक फ़ोल्डर के अंदर रहते हुए फाइल्स को राइट कर सकते हो। फिर प्रोजेक्ट ट्री, यानी कि फिर आप अपने पूरे प्रोजेक्ट की ट्री दे दो उसको। ट्रस्ट ग्रो विथ ट्रैक रिकॉर्ड, जब आपका ट्रस्ट जो है वो रिकॉर्ड आपका ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर उसका ट्रस्ट जो है वो बढ़ जाए, नॉट विथ कंपनी ट्रस्ट। ठीक है, तो फिर आप ओपन एंडेड परमिशन कभी मत दो, लेकिन इसके अंदर भी आपको यहाँ पे वार्न किया जा रहा है कि आपने ओपन एंडेड परमिशन कभी भी नहीं देनी कि आपका जो दिल चाहे वो आप करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमसे क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 41 हमसे ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 12 वाई इज टेक्स्ट द ईजिएस्ट टाइप ऑफ एआई वर्क टू रिपीट एंड इम्प्रूव। ठीक है, कॉन्सेप्ट 12 के मुताबिक टेक्स्ट एआई का सबसे आसान काम क्यों है जिसे बार बार बेहतर बनाया जा सकता है। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली ट्रिगर थिंकिंग मोड, मतलब जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली थिंकिंग मोड को चालू कर देते हैं या चला देते हैं, या ठीक है ट्रिगर कर देते हैं और ऑन कर देते हैं। टेक्स्ट रिस्पॉन्स आर ऑलवेज मोर एक्यूरेट दैन इमेज, टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो हमेशा इमेज से ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। टेक्स्ट इज़ द ओनली मॉडलिटी एआई अंडरस्टैंड नेटिवली, यानी टेक्स्ट ही एआई की असली ज़ुबान है। आप कह सकते हैं कि एआई से बात करने का जो असल तरीका है वो टेक्स्ट ही है। टेक्स्ट टेक्स सेकेंड एंड कॉस्ट फ्रैक्शन ऑफ अ सेंट, यू कैन आइट्रेट 50 टाइम इन एन आफ्टरनून, वीडियो कॉस्ट मैनी सेंट टू डॉलर्स पर जनरेशन एंड आइट्रेशन इज़ पेनफुल। टेक्स्ट तैयार करने में सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं और इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, इसलिए आप एक ही दोपहर में 50 मरतबा भी उसे बेहतर बना सकते हैं। वीडियो बनाना ज़्यादा महंगा और हर दफ़ा दोबारा बनाना मुश्किल होता है। तो बेसिकली यही मेन वजह है हमारे पास कॉन्सेप्ट 12 के अंदर जो हमें बताई गई है कि भाई टेक्स्ट को आप जो है ना वो बार बार क्या कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, आप उसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। एक तो इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है और इसको जो है आप बार बार रिपीट कर सकते हैं या बार बार आप जो है वो बेहतर बना सकते हैं। जबकि वीडियो जनरेशन जो है उसके अंदर आपकी एक तो कॉस्ट भी ज़्यादा जाती है और उसे दोबारा बनाना भी मुश्किल होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट 12 टैक्स सेकंड्स लेती है, सेंट से भी कम। ठीक है, सेकंड्स यानी कि सेंट से भी ज़्यादा कम टाइम लेती है। वीडियो जो है वो मिनट्स लेती है, मैनी सेंट ऑफ डॉलर्स। ठीक है, यानी कि कई डॉलर्स के सेंट्स जो है वो ले लेती है। टैक्स में 50 बार आइट्रेट कर सकते हैं, वीडियो में नहीं। महंगे टूल्स के लिए पहले ही प्रॉम्प्ट में ज़्यादा इन्वेस्ट करो। ठीक है, पहले ही प्रॉम्प्ट के अंदर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें अगर आप महंगे टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक टिप है। अच्छा, 42 क्या है भाई सिनेरियो, हमजा इज़ पिकिंग एन एआई टूल फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, अ फ्रेंड सेज जस्ट ऑलवेज यूज़ क्लाउड, इट इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 12, वाई इज़ दिस एडवाइस नॉट कम्प्लीट। अच्छा, हमजा एक वर्क प्रोजेक्ट के लिए एआई टूल चूज़ कर रहा है। ठीक है, उसका दोस्त कहता है बस हमेशा क्लाउड यूज़ करो, वही सबसे बेस्ट है। कॉन्सेप्ट 12 के मुताबिक ये मशवरा मुकम्मल क्यों नहीं है। AI inject different models are good at different things and the leader changes every few months. No single model is always best for all tasks. The right habit, try the same prompt in 2 to 3 models routinely. ठीक है, अच्छा AI की परफॉर्मेंस हर काम में मुख्तलिफ होती है और हर कुछ जो है वो महीनों बाद नए मॉडल बेहतर बना सकता है। कोई भी एक मॉडल हर काम के लिए हमेशा बेस्ट नहीं होता, ये चीज़ आप लोग ने याद रखनी है। ठीक है, बेहतरीन आदत ये है कि आप एक ही प्रॉम्प्ट को 2 या 3 मुख्तलिफ एआई मॉडल्स में आजमाएं और जिससे आपको बेस्ट रिस्पॉन्स मिले फिर आप उसी को अपने लिए जो है वो चूज़ करें। अच्छा, दूसरा बी ऑप्शन क्या है, दिस एडवाइस इज़ फाइन फॉर बिगनर्स बट एडवांस यूज़र नीड द API।
ये मशवरा बिगनर्स के लिए यानी कि जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन एक्सपर्ट्स को API यूज़ करनी चाहिए। ऑप्शन सी है द कुलीग इज़ करेक्ट, वन टूल इज़ ऑलवेज सुपीरियर। दोस्त बिल्कुल ठीक कहता है, एक ही टूल हमेशा सबसे बेहतर होता है, ठीक है। और डी कह रहा है कि क्लॉड इज़ नॉट अवेलेबल इन ऑल कंट्रीज़, क्लॉड जो है वो हर मुल्क में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है कि भाई हमारे पास देखें हर चीज़ के लिए जो है ना अलग मॉडल है जो ट्रेन हुआ है। जैसे अगर हमें टेक्स्ट जनरेट करवाना है तो उसके अंदर जो है हमारे पास AI मतलब चैट GPT से अच्छा कोई टेक्स्ट जनरेट नहीं करता। अगर आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना है तो चैट GPT बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकता है। अगर आपको इमेजेस बनवानी है तो उसके लिए आप जेमिनी को यूज़ करते हैं। उसका नैनो बनाना जो मॉडल है वो बहुत अच्छी इमेज जनरेशन कर सकता है, बहुत अच्छी इमेज बना सकता है। इसी तरह अगर आपको कोई कंटेंट क्रिएशन करनी है, आपको कोई कंटेंट जनरेट करवाना है तो उसके लिए आप प्लॉट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। आप प्लॉट से वो काम करवा सकते हैं। तो हर मॉडल जो है वो मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ रखता है, मुख्तलिफ चीज़ों में एक्सपर्ट है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जब भी आपने जो है क्या कहते हैं कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप उसके अंदर मुख्तलिफ जो है मॉडल्स को वो मुख्तलिफ काम के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स को यूज़ करें। आप इसकी हम वो भी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कॉन्सेप्ट 12, कोई एक बेस्ट मॉडल नहीं होता, AI की एबिलिटी अलग अलग टास्क में अलग होती है और लीडर हर कुछ महीने में बदलता है, ठीक है। एक टूल से बंद मत रहो, एक टूल पे बंद मत रहो, सेम प्रॉम्प्ट 2-3 टूल्स में ट्राई करो, ठीक है। और फिर जिसका आंसर आपको ज़्यादा रिलायबल लगे फिर आप उसी को अपने लिए सिलेक्ट करो। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। What is the Arena website and how often does Concept 12 say you should check it? A government certification system for AI safety. अच्छा, पहले सवाल को समझते हैं कि अरीना वेबसाइट क्या है और कॉन्सेप्ट 12 के मुताबिक इसे कितनी देर बाद चेक करना चाहिए। ये एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन यानी कि AI सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन की वेबसाइट है। आ पेड रैंकिंग सर्विस फॉर एंटरप्राइजेस AI टूल्स, एंटरप्राइजेस AI टूल्स की पेड रैंकिंग सर्विस है। A leaderboard where user vote in blind head-to-head comparison of anonymous model, check it monthly because leader rotate quickly and a new model can leap into the into the top 5 in weeks, ठीक है। एक लीडर बोर्ड जहाँ यूज़र बिना मॉडल का नाम देखे 2 AI मॉडल का मुकाबला करते हैं, ठीक है, और वोट देते हैं। इसे हर महीने चेक करना चाहिए क्योंकि AI मॉडल्स की रैंकिंग बहुत जल्दी बदल सकती है और कोई नया मॉडल कुछ हफ्तों में टॉप 5 में आ सकता है। अब ये जो अरीना वेबसाइट है ये अक्सर सर ने ना काफ़ी दफ़ा क्लास के अंदर भी दिखाई है, ठीक है, जहाँ पे आपको जो है वो पता चल रहा होता है। सर ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी दिखाई है जहाँ पे आपको पता चल रहा होता है कि इस टाइम कौन सा मॉडल जो है वो टॉप पर चल रहा है। अच्छा, डी कह रहा है आपके पास एन AI कंपैरिजन साइट अपडेटेड एनुअली, चेक इट वंस आई ईयर। एक AI कंपैरिजन वेबसाइट जो सिर्फ साल में एक मरतबा अपडेट होती है, इसे साल में एक ही दफ़ा चेक करना चाहिए। तो ये बेसिकली ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। और हम इसको ना एक मरतबा इसका देख भी लेते हैं अरीना वेबसाइट का। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक ये वाली है। अच्छा, ये तो कोई स्कूल खुल गया भाई। अरीना वेबसाइट, मैंने स्पेलिंग में तो मिस्टेक नहीं की है। नहीं, अरीना वेबसाइट ये सर ने कई मर्तबा जो है वो सर ने खोल कर दिखाई है, बट मैंने भी इसको कभी खुद से नहीं ट्राई किया। मेरी अरीना ये नहीं, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। अरीना AI खुल गया ये तो कोई लेजेंड अरीना, अरीना सिनेमा, अरीना देखते हैं। ये पता नहीं कौन कौन सी साइट खुल रही है। हो सकता है सर ने बुक में इसका वो दिया हुआ हो। अभी हम एक काम करते हैं ना, इस तरह तुक्के मारने से बेहतर है कि हम बुक में ही जाके डायरेक्ट देख लेते हैं। सर ने कॉन्सेप्ट 11 के अंदर जो है वो इसका
बताया हुआ है, सॉरी कॉन्सेप्ट 12 के अंदर बताया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट 12 क्या है हमारे पास, ये रहा कॉस्ट स्पीड। यहाँ पे यकीनन इसका जो है वो दिया हुआ होगा सर ने URL। ये रहा ठीक है, अरीना लीड बोर्ड। यहाँ पे देखें आपको मिल जाती है कि भाई कौन सा जो है वो इस टाइम पे एजेंट सबसे टॉप रैंकिंग में चल रहा है। देखें सबसे पहले जो है वो क्लॉड फ्लेबल 5 चल रहा है, इसकी सबसे ज़्यादा हाई रेटिंग है। फिर उसके बाद क्लॉड ओपस चल रहा है थिंकिंग के लिहाज से। फिर GPT 5.5 चल रहा है। फिर क्लॉड ओपस चल रहा है। फिर क्लॉड ओपस 4.7 थिंकिंग चल रहा है। ठीक है, तो ये देखें ये रहा लीडर बोर्ड, जहाँ पे जो है वो कंपैरिजन हुआ होता है टेक्स्ट के लिहाज से कौन बेहतर है और वेब डेवलपमेंट के लिहाज से कौन बेहतर है। तो यहाँ पे जो है इनका मवाजना हुआ है, देखें कंपैरिजन हुआ है, आपको दिख रहा है। ये है बेसिकली हमारे पास अरीना AI लीडर बोर्ड। अरीना AI जो खुला था वो सही खुला था, इसका हमने लीडर बोर्ड खोलना था। ठीक है, हमने लीडर बोर्ड नहीं खोला। तो ये है वो सही है जिसका सर ने जिक्र किया है कॉन्सेप्ट 12 के अंदर। ये मैं आप लोगों को खोल के इसलिए दिखाती हूँ कि आप लोग खुद भी जो है ना इसको एक्सप्लोर करें चीज़ों को, कि हाँ भाई ये चीज़ कौन सा काम किस तरह से हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 13, वाई डज चेकिंग योर वर्क अक्रॉस डिफरेंट AI टूल्स गिव बेटर रिजल्ट दैन यूजिंग द सेम टूल ट्वाइस। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट 13 के मुताबिक अपने काम को मुख्तलिफ AI टूल से चेक करवाना एक ही टूल को 2 मरतबा इस्तेमाल करने से बेहतर क्यों होता है। यूजिंग 2 मॉडल साइमल्टेनियसली इज़ फास्टर दैन 1, यानी कि 2 AI मॉडल्स को एक साथ यूज़ करना ज़्यादा तेज़ होता है। ऑप्शन 2 है डिफरेंट मॉडल हैव डिफरेंट प्राइसिंग सो यू गेट बेटर वैल्यू। मुख्तलिफ AI मॉडल की प्राइसिंग अलग होती है इसलिए वैल्यू बेहतर मिलती है। ठीक है, सी में कह रहे हैं डिफरेंट AI फैमिलीज वर ट्रेंड ऑन डिफरेंट डेटा with different reward signals. A point one model misses, a second model from a different family often catches. The disagreement is the signal. अच्छा, ये कह रहा है कि मुख्तलिफ AI फैमिलीज़ को मुख्तलिफ डेटा और रिवॉर्ड सिग्नल्स पर ट्रेन किया जाता है। ठीक है, जो बात एक मॉडल मिस कर देता है दूसरी AI फैमिली का मॉडल जो है अक्सर उसे पकड़ लेता है। तो दोनों के दरमियान जो इख्तिलाफात होते हैं वही असल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो यही वही वाली बात आ गई जो हमने अभी देखा कि भाई कोई मॉडल किसी चीज़ के ऊपर ट्रेन है और कोई मॉडल किसी चीज़ के ऊपर अच्छा है। द सेम मॉडल गिव डिफरेंट आंसर व्हेन आस्क्ड ट्वाइस, सो ओवर एवरेजिंग हेल्प। ठीक है, एक ही मॉडल हर दफ़ा मुख्तलिफ जवाब देता है इसलिए दोनों जवाबों का एवरेज लेना बेहतर होता है। तो इसके लिए जो एडवाइस हमें की जा रही है वो क्या है, यही है कि भाई हमने जो है वो डिफरेंट AI टूल्स को यूज़ करना है। और इसका जो रीज़न है वो भी यहाँ पे हमें समझ में आ गई है। और मज़ीद देख लेते हैं कॉन्सेप्ट 12, अच्छा नहीं सॉरी कॉन्सेप्ट 13, क्रॉस मॉडल चेकिंग सिर्फ तब काम करता है जब जनरली अलग फैमिलीज से मॉडल्स हों। क्लॉड और क्लॉड एक ही फैमिली है। ठीक है, अच्छा एंथ्रोपिक, ओपन AI, गूगल, मेटा, डीप सिक्स, ये 5 अलग फैमिलीज़ हैं। एंथ्रोपिक अलग है, क्लॉड का है। ठीक है, एंथ्रोपिक का कौन है, क्लॉड है। ओपन AI अलग है, गूगल जो है वो अलग है, मेटा अलग है, डीप सीक अलग है। ये 5 अलग फैमिलीज़ हैं। तो ये लोग जो हैं ये अलग अलग चीज़ों के ऊपर, ये फैमिलीज़ जो हैं ये अलग अलग डेटा के ऊपर ट्रेन होंगी। अच्छा जी, 45 में सिनेरियो है अ डेवलपर यूज़ क्लॉड टू चेक हर कोड। ठीक है, देन ओपन अनदर क्लाउड विंडो टू चेक इट अगेन। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 13, इज दिस अ गुड वे टू क्रॉस चेक। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एक डेवलपर क्लॉड से अपना कोड चेक करवाती है। ठीक है, फिर एक नई क्लॉड जो है वो चैट खोलकर दोबारा उसी कोड को रिव्यू करवाता है। एक डेवलपर है जो अपना जो है वो क्लॉड का एक टैब खोल के उससे अपना कोड जो है वो चेक करवा रहा है। ठीक है, फिर उसी क्लॉड मतलब दूसरा टैब भी वो क्लॉड का ही खोलता है, दूसरे चैट के अंदर भी वो क्लॉड का ही खोलता है और फिर उसके बाद उससे भी मतलब अपना कोड जो है वो रिव्यू करवाता है। कॉन्सेप्ट 13 के मुताबिक क्या ये अच्छा क्रॉस चेक है? तो ऑप्शन 1 है हमारे पास, येस क्लॉड ऑलवेज गिव इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन, कि हाँ क्लॉड हमेशा बिल्कुल इंडिपेंडेंट रिव्यू देता है। ऑप्शन बी है, येस टू रिव्यू आर ऑलवेज बेटर दैन वन।
हाँ, 2 रिव्यूज़ हमेशा एक से बेहतर होते हैं। ऑप्शन सी है हमारे पास, एआई शुड नेवर बी आस्क्ड टू रिव्यू इट ऑन वर्क, यानी नहीं, एआई को कभी अपना काम रिव्यू नहीं कराना चाहिए। और ऑप्शन डी है, टू क्लाउड मॉडल फ्रॉम द सेम फैमिली शेयर टू मैनी पीरियर एंड ब्लाइंड स्पॉट्स। ठीक है, इफेक्टिव क्रॉस चेकिंग रिक्वायर्स मॉडल फ्रॉम जेन्युइनली डिफरेंट फैमिलीज, एंथ्रोपिक, ओपेनएआई, गूगल, मेटा एंड डीपसीक। अब ये कहने कि नहीं, क्लॉड के दोनों मॉडल्स एक ही एआई फैमिली से हैं, इसलिए उनके ब्लाइंड स्पॉट और जो है ना सोच मिलती जुलती होती है, तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। असल क्रॉस चेक तब होता है जब मुख्तलिफ एआई फैमिलीज जैसे कि एंथ्रोपिक है, ओपन एआई है, गूगल है, मेटा है, डीप सीक है, इनके मॉडल्स को इस्तेमाल किया जाए क्रॉस चेक के लिए, तो वहाँ पे जो क्रॉस चेकिंग होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी। अच्छा जी, क्या है, सेल्फ चेक लूप रोज़ के काम के लिए काफ़ी है, अलग टूल का यूज़ सिर्फ तब करो जब गलत होना बहुत महंगा हो। ठीक है, बड़ी रिपोर्ट, पब्लिश कंटेंट, इम्पोर्टेंट डिसीजन, इनके लिए आपने क्या करना है, आपने क्रॉस चेकिंग, अच्छा सॉरी ये था 44 था, 45 था हमारा, 45 का ही आंसर था ना, हाँ इसका ही आंसर था, तो ये रहा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये है। अच्छा जी, 44 का था, हो गया। 46 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, व्हाट इज़ द सेल्फ चेक लूप इन कॉन्सेप्ट 13 एंड व्हेन शुड यू यूज़ इट इंस्टीड ऑफ चेकिंग अक्रॉस डिफरेंट एआई टूल्स। 46 आपसे कह रहा है कॉन्सेप्ट 13 का सेल्फ चेक लूप क्या है और इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन ए है, आस्क एआई टू स्कोर इट्स आउटपुट 1 to 10 अगेंस्ट नेम criteria, then implement its own suggestions. Repeat until grade plateaus. Use this for everyday tasks, email, memos, where full multi-modal overhead isn't justified. AI से कहें कि अपने जवाब को मुख्तलिफ क्राइटेरिया के मुताबिक 1 से 10 तक स्कोर करें। ठीक है, फिर अपनी ही दी हुई सजेशंस इम्प्लीमेंट करें। ये प्रोसेस तब तक दोहराई जाए जब तक स्कोर में मज़ीद बेहतरी ना आए। ठीक है, ये रोज़मर्रा के कामों जैसे ईमेल्स हो गई, मेमोज वगैरह हो गए के लिए मुनासिब है, जहां मल्टीपल एआई टूल्स यूज़ करना ज़रूरी ना हो। अच्छा, ऑप्शन बी है, आ मेथड वेयर एआई रेट्स योर वर्क ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, यूज़ इट ओनली फॉर हाई स्टेक डॉक्यूमेंट्स। एआई आपके काम को 1 से 5 तक स्कोर करे, सिर्फ हाई स्टेक डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन सी है, आस्किंग एआई टू कंपेयर इटसेल्फ टू अ ह्यूमन एक्सपर्ट, यूज़ इट फॉर टेक्निकल क्वेश्चन। एआई अपने आप को किसी ह्यूमन एक्सपर्ट से जो है वो कंपेयर करे और सिर्फ टेक्निकल सवालात के लिए ऐसा हो। ठीक है, ऑप्शन डी है, आस्किंग एआई टू चेक इट्स ओन ग्रामर, यूज़ इट फॉर ऑल रिटन कम्युनिकेशन। एआई सिर्फ ग्रामर चेक करे और ये हर लिखी हुई जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, उसके लिए ये काम है। तो इसके लिए सेल्फ चेक लूप जो है वो क्या है बेसिकली, कि आप एआई को बोलें कि भाई मुझे स्कोर करो 1 से 10 तक। ठीक है, आई थिंक इसका जो है करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए होना चाहिए। ऑप्शन ए ही है, बिना रूबिक के इज़ दिस गुड का जवाब ग्रेट वर्क होगा। ठीक है, अगर आपने जो है इस तरह के सेंटेंसेस, ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में बहुत देखा कि हमने एग्रीमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं वो नहीं करने, कि जिससे वो कंक्लूजन निकाल ही ना पाए। ठीक है, आपने हमेशा क्या करना है, रूबिक के साथ पूछना है 1 से 10 स्कोर एआई को कमिट करता है और मिसिंग पॉइंट बताने पर फोकस कराता है कि भाई आपने जो है वो मिसिंग पॉइंट बताने हैं। यही रियल डिफरेंस है दोनों का। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, व्हाट इज़ द की डिफरेंस कॉन्सेप्ट 13 शोज बिटवीन आस्किंग इज़ दिस गुड एंड यूजिंग अ स्कोरिंग लिस्ट। कि भाई कॉन्सेप्ट 13 के मुताबिक क्या ये अच्छा है पूछने और स्कोरिंग रूबिक यूज़ करने में क्या फ़र्क है, यानी कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, रूबिक ऑटोमेटिकली ट्रिगर थिंकिंग मोड, रूबिक ऑटोमेटिकली थिंकिंग मोड को एक्टिवेट कर देता है। आस्किंग इज दिस गुड गिव्स मोर डिटेल फीडबैक, क्या ये अच्छा है, ज़्यादा डिटेल फीडबैक देता है। गलत। इज दिस गुड रिटर्न ग्रेट वर्क, साइकोफेंसी। रूबिक विथ नेम क्राइटेरिया स्कोर 1 to 10 forces the model to point at what is missing from the other points, which is what you can actually act on. अगर आप सिर्फ पूछें कि क्या ये अच्छा है तो एआई अक्सर जो है आपको जवाब देगा ग्रेट वर्क जैसा जवाब ही देगा। ठीक है,
जो क्या कहलाता है, कॉन्सेप्ट 6 साइकोफेंसी कहलाता है कि आपने उससे किसी भी तरह की एग्रीमेंट नहीं मांगनी, वरना वो आपकी हाँ में ही हाँ मिलाएगा। लेकिन अगर आप नेम क्राइटेरिया के साथ 1 से 10 स्कोरिंग रूब्रिक दे तो एआई को हर पॉइंट पे बताना पड़ता है कि क्या कमी रह गई है। इससे फीडबैक में अमल किया जा सकता है। जब आपको फीडबैक चाहिए किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे आप जो है वो स्कोरिंग वाले कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रूबिक टैक्स लॉन्गर टू प्रोसेस, रूबिक जो है यूज़ करने में ज़्यादा वक्त लगता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमें पता है कि हमारे पास ऑप्शन सी ही है। इसको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट 13 प्राइमरी मॉडल से 9 आउट ऑफ 10 ज़रूरी नहीं कि एक्चुअली 9 आउट ऑफ 10 है। दूसरी फैमिली के मॉडल से भी 9 आउट ऑफ 10 मिलना वो रियल सिग्नल है। सिंगल मॉडल ग्रेट प्रोग्रेस सिग्नल, टू फैमिलीज एग्रिंग रियल क्वालिटी सिग्नल। यानी कि आपने जब ये वाला काम करना है तो आपने सिर्फ एक के ऊपर नहीं मतलब वो फोकस करके रहना। आपने ये वाला काम 2-3 मॉडल से चेक, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है आप उसको चेक करवाना चाह रहे हैं तो ये वाला काम आप क्या करें, 2-3 मॉडल से चेक करवाएं। जब आप 2-3 मॉडल से चेक करवाएंगे तो फिर उसके अंदर आपको जो है इस चीज़ की कंफर्मेशन होगी कि हाँ भाई वाकई अगर 2-3 मॉडल्स का आंसर जो है वो सही आ रहा है तो फिर आपको इस बात पे कंफर्मेशन हो सकती है कि हाँ भाई आपका काम वाकई अच्छा हुआ हुआ है। अच्छा जी, अ कंसल्टेंट मेन AI टूल गिव्स हर रिपोर्ट 9 आउट ऑफ 10 एंड सेज इट इज़ रेडी अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 13 शुड शी स्टॉप हेयर। वही बात आ गई, एक कंसल्टेंट का मेन AI टूल उसकी रिपोर्ट को 10 में से 9 देता है, ठीक है, और कहता है कि ये रिपोर्ट तैयार है। कॉन्सेप्ट 13 के मुताबिक क्या उसे यहीं रुक जाना चाहिए? अभी हमने बात की कि भाई यहीं पर नहीं रुकना। येस द मॉडल डिक्लेयरिंग इट रेडी इज़ सुफिशेंट। हाँ, अगर AI ने रेडी कह दिया है तो काम मुकम्मल है, ठीक है। बी के ऊपर है नो, 9 फ्रॉम योर प्राइमरी मॉडल अलॉन्ग इज नॉट द सेम एज द 9 फ्रॉम योर प्राइमरी प्लस ए। 9 फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिली मॉडल, द सेकेंड नंबर इज द वन दैट मीन्स समथिंग फॉर हाई सेक वर्क। नहीं, सिर्फ अपने प्राइमरी AI मॉडल का जो है 10 ऑफ 9 काफ़ी नहीं है। हाई स्टैक काम के लिए ज़रूरी है कि किसी दूसरी AI फैमिली के मॉडल भी उसे इस कदर अच्छा स्कोर दें, ठीक है। दूसरे स्कोर ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं। जिसने काम किया है वो तो अपने काम को बोलेगा ही कि हाँ अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे से क्रॉस चेक करवाएं और वो भी इस बात को माने कि हाँ नहीं वाकई काम अच्छा हुआ हो, तो वो एक्चुअल में अच्छा काम है। सी के अंदर है येस, 9 आउट ऑफ 10 फ्रॉम एनी AI मॉडल मीन्स द वर्क इज़ डन। हाँ, किसी भी AI का मतलब जो है 9 आउट ऑफ 10 देने का मतलब है कि काम ख़त्म है। नो, वी शुड कंटिन्यू अंटिल शी गेट्स 10 ऑन 10। नहीं, हमें तब तक कंटिन्यू रहना चाहिए जब तक हमें 10 ऑन 10 ना मिल जाए। तो ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। आपने जो है कॉन्सेप्ट 13 के मुताबिक क्रॉस मॉडल मतलब मल्टीपल टूल्स में पेस्ट करना। हर टूल का डेटा पॉलिसी चेक करो। मेटा AI बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र इनपुट्स पर ट्रेन कर सकता है। प्राइवेट या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सिर्फ सेव टूल्स में डालो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना कि आपने जो है वो डिफरेंट मॉडल से क्रॉस चेकिंग करवानी है। अच्छा जी, ओह सॉरी, हमने गलत वो पढ़ ली है भाई। ये था प्राइमरी मॉडल से 9 आउट ऑफ 10 ज़रूरी नहीं कि एक्चुअली 9 आउट ऑफ 10 हो। दूसरी फैमिली के मॉडल से भी 9 आउट ऑफ 10 मिलना वो रियल सिग्नल है, ठीक है। सिंगल मॉडल ग्रेट प्रोसेसिंग सिग्नल, टू फैमिलीज एग्रीइंग रियल क्वालिटी सिग्नल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे हम अब आएंगे। व्हाट प्राइवेसी वार्निंग डज कॉन्सेप्ट 13 गिव्स अबाउट चेकिंग योर वर्क अक्रॉस डिफरेंट AI टूल्स, ठीक है। अच्छा, ये क्या है भाई, कॉन्सेप्ट 13 में क्रॉस मॉडल चेकिंग के बारे में कौन सी प्राइवेसी वार्निंग देता है? प्राइवेसी वार्निंग कौन सी देता है? AI टूल ऑटोमेटिकली एनोनिमाइज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बिफोर स्टोरिंग इट। AI टूल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को खुद ही एनोनिमस बना देते हैं। ऑल AI मॉडल्स आर इक्वली सेफ फॉर प्राइवेट डेटा। तमाम AI मॉडल जो हैं वो प्राइवेट डेटा के लिए बराबर सेफ हैं। क्रॉस मॉडल चेकिंग इज़ ओनली लीगल इन सर्टन कंट्रीज़। क्रॉस मॉडल चेकिंग जो है वो सिर्फ कुछ मुल्कों में लीगल है। क्रॉस मॉडल चेकिंग मीन्स पेस्टिंग योर ड्राफ्ट इनटू मल्टीपल टूल्स, check each tool's data policy first. Some tools like Meta AI consumer product
may use inputs for training, sensitive material, NDA content, financial analysis, medical data should should only pass through tools whose data policies you have verified. अच्छा, यहाँ पे ये वाली बात हो रही है कि जब आप अपना ड्राफ्ट मुख्तलिफ AI टूल्स में पेश करते हैं तो हर टूल की डेटा पॉलिसी पहले चेक करें। ठीक है, हर टूल की सबसे पहले आप डेटा पॉलिसी चेक करेंगे, भाई इनकी डेटा पॉलिसी क्या है। फिर उसके बाद कुछ टूल जैसे मेटा AI का कंज्यूमर प्रोडक्ट आपके इनपुट ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसिटिव मालूमात जैसे NDA डॉक्यूमेंट हो गए, आपके फाइनेंशियल एनालिसिस हो गई या मेडिकल डेटा हो गया, सिर्फ उन टूल्स में यूज़ करें जिनकी डेटा पॉलिसी आप वेरीफाई कर चुके हों। ठीक है, और इसकी वजाहत भी यहाँ पे दी हुई है कि कॉन्सेप्ट 13 में क्रॉस मॉडल मतलब मल्टीपल टूल्स में पेश करना। हर टूल की डेटा पॉलिसी चेक करो, हर टूल की आपने डेटा पॉलिसी जो है वो ज़रूर चेक करनी है। मेटा AI बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र इनपुट पर ट्रेन कर सकता है। ठीक है, प्राइवेट या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सिर्फ सेफ टूल्स के अंदर डालने चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास। सिनेरियो, a student change the prompt, is AI the most important thing today, to how important is AI compared to other big topics, give strong points for and against what concept is being used। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है वो प्रॉम्प्ट देता है कि क्या AI आज का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद इसे बदल कर लिखता है कि AI दूसरे बड़े टॉपिक के मुकाबले में कितने इम्पॉर्टेंट है, AI की दूसरे बड़े टॉपिक से मुकाबले में कितने इम्पॉर्टेंट है, इसके हक में और मुखालिफ में मजबूत दलाइल दें। ठीक है, वो ये वाली बात बोलता है कि पहले तो वो सवाल पूछता है, उसके बाद वो ये कहता है कि इसके मतलब जो है ना हक में भी और इसकी मुखालफत में भी आपने जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट देने। ठीक है, दलाइल देने। कॉन्सेप्ट 9, बिल्डिंग एन ऐप टू एनालाइज क्लाइमेट डेटा। ये कौन से कॉन्सेप्ट को जो है वो कह दिए। ठीक है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट ने कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है। कॉन्सेप्ट 9 को कि बिल्डिंग एन ऐप टू एनालाइज क्लाइमेट डेटा, कि भाई क्लाइमेट डेटा एनालाइज करने के लिए ऐप बनाना। कॉन्सेप्ट 6, नेचुरल फ्रेमिंग टू न्यूट्रलाइज, इसको फैंसी द ओरिजिनल फ्रेज ऑब्वियसली सिग्नल्स द डिज़ायर आंसर, द रीराइट रिमूव द सिग्नल एंड आस्क फॉर बैलेंस एवोल्यूशन। या कॉन्सेप्ट 6 को कि नेचुरल फ्रेमिंग के ज़रिए साइकोफेंसी को कम करना। उसने क्या किया, नेचुरल फ्रेमिंग के ज़रिए साइकोफेंसी को कम किया। पहले प्रॉम्प्ट में डिज़ायर्ड जवाब का इशारा था, क्योंकि उसने कहा था ना कि इज़ इट टुडे AI इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और फिर उसके बाद जबकि नए प्रॉम्प्ट में उसने क्या करा, नेचुरल और बैलेंस एवोल्यूशन मांगी गई। ठीक है, दूसरे प्रॉम्प्ट में उसने ये चीज़ चेंज करके क्या करा, नेचुरल और बैलेंस एवोल्यूशन मांगी। या फिर कॉन्सेप्ट 13, क्रॉस मॉडल चेकिंग। या फिर कॉन्सेप्ट 3 के डीप रिसर्च मोड को यूज़ करना। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट 6 की जो है वो बात हो रही है यहाँ पे कि पहले तो उसने ये कहा कि भाई पहले तो उसने ऐसा सवाल पूछ लिया ना कि जिसके अंदर वो हाँ में हाँ मिला देता, एग्रीमेंट दे देता। ठीक है, तो ये साइकोफेंसी होता है। तो उसने अब उस प्रॉम्प्ट को चेंज करके क्या किया, उसने फिर उसके बाद क्या किया, उसने कंपेयर करवाया 2 टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग पॉइंट मांगे उसके हक में भी और उसके ख़िलाफ़ भी कि भाई मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट से जो है वो वाजे करो ये बात कि ये चीज़ कैसे सही है। कंपैरिजन उसने करवाया। तो अब जो है वो उसके हाँ में हाँ मिलाना जो है वो कम हो गया। तो कॉन्सेप्ट 6 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नहीं, इसका कॉन्सेप्ट 6 नहीं है, कॉन्सेप्ट 6 ही है। यार हमने एक सवाल मिस किया है क्या। 49 हमने पढ़ा था, 49 के अंदर हमने क्या कहा था, हाँ ये हमने पढ़ तो लिया था। ठीक है, 49 हमारा हो गया था ना।
क्या अलग फैमिलीज़ के अंदर हमने डालकर जो है वो करना है। ओके, 50 के अंदर क्या है भाई हमारे पास कॉन्सेप्ट 6 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। वो इसलिए कि ओरिजिनल प्रॉम्प्ट में इज़ AI द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। ठीक है, जब उसने उसे रीराइट किया तो उसके अंदर हाउ इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया, कोई प्रीफर आंसर सिग्नल नहीं मिला, यानी कि अब AI को कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिलेगा कि हाँ भाई मुझे हाँ में हाँ मिलानी है। ये एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट 6 रिकमेंड करता है। ठीक है, ये हमने देखा है कॉन्सेप्ट 6 को, तो अब बहुत अच्छे से हमने समझ लिया है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 4 वाई डू क्लाउड, ChatGPT एंड जेमिनी फील डिफरेंट इवन व्हेन यू आस्क देम द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस। अच्छा, ये आपसे कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट 4 के मुताबिक क्लाउड, ChatGPT और जेमिनी एक ही सवाल के मुख्तलिफ जवाब क्यों देते हैं। द टूल हैव डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज कॉजिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सेज। इन टूल्स की कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज मुख्तलिफ होती हैं, तो इसलिए शायद इनके रिस्पॉन्स चेंज होता है। द टूल्स हैव डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शन स्पीड, या फिर इनकी इंटरनेट स्पीड जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। ऑप्शन सी है बिफोर यू टाइप एनीथिंग ईच कंपनी places invisible instruction on the reading text. The system prompt cloud emphasize careful reasoning, ChatGPT emphasize conversational verb, Gemini emphasize conciseness. Same question, three different briefing, three different tones. अच्छा, आपके सवाल लिखने से पहले हर कंपनी जो है वो AI को कुछ इनविजिबल इंस्ट्रक्शंस देती हैं जिन्हें हम सिस्टम प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है, क्लॉड को एहतियात और गहराई रीजनिंग पर जोर दिया जाता है, यानी क्लॉड से ही कहा जाता है कि भाई सिस्टम प्रॉम्प्ट में जो है वो क्लॉड से ये कहा जाता है कि आपने जो है वो एहतियात करनी है और आपने डीप रीजनिंग करनी है किसी भी सवाल पे। ठीक है, अच्छा, ChatGPT को गुफ्तगू के को मतलब ChatGPT को किस बात पे ट्रेन किया गया है कि भाई उसने जो है वो क्या करना है, दोस्ताना और गर्म जोश बनने की हिदायत उसको मिलती है कि आपने गर्म जोशी से जवाब देना है और जो है वो आपने दोस्ताना तरीके से जो है वो बात करनी है, यानी ChatGPT जो है वो इस चीज़ के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ है। अच्छा, जबकि जेमिनी को मुख्तसर जवाब देने के ऊपर जो है वो ट्रेन किया गया है, या उनके सिस्टम प्रॉम्प्ट में उससे कहा जाता है कि भाई आपको जो है वो कंसाइज आंसर देना है, यानी कि छोटा आंसर देना है, सिर्फ रेलिवेंट आंसर देना है, जो जितना सवाल उतनी बात करनी है। ठीक है, छोटा मुख्तसर जवाब देना है। इसलिए एक ही सवाल के 3 मुख्तलिफ लहजे और जवाबात मिलते हैं। यही वजह है कि ये अपने मुख्तलिफ सिस्टम प्रॉम्प्ट के ऊपर ट्रेन है, तो इसलिए इनके जो बात करने का अंदाज़ है या जो इनका स्टाइल है रिस्पॉन्स देने का, इस वजह से वो चेंज है एक दूसरे से। जब एक दूसरे से चेंज है तो हमें सेम क्वेश्चन करने पर तीनों की तरफ से अलग आंसर मिलता है। अच्छा, ईच टूल यूज़ आर डिफरेंट AI मॉडल्स टाइप इंटरनली। हर टूल के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ AI मॉडल टाइप होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली यही वाली बात है, जब हमने एजेंट्स बनाए थे तो आप लोगों को याद होगा हम सिस्टम प्रॉम्प्ट देते थे कि आपने किस तरह से, जिसके अंदर हम उसका पर्सोना सेट करते थे कि आपने किस तरह से बात करनी है, आपने किस तरह से जवाब देना है। ठीक है, तो वही चीज़ जो है वो इन तीनों मॉडल यानी तीनों एजेंट्स के साथ हुई हुई है। क्लॉड के साथ भी हुई हुई है, ChatGPT के साथ भी हुई हुई है और जेमिनी के साथ भी हुई हुई है। क्लॉड का पर्सोना ये है कि भाई आपने जो है वो बहुत सोच समझ के और डीप सर्चिंग करके, डीप थिंकिंग करके आपने जवाब देना है। GPT का जो पर्सोना है वो ये सेट हुआ हुआ है कि आपका बिहेवियर जो है वो दोस्ताना होना चाहिए और आपने गर्म जोशी से जवाब देना है। जबकि जेमिनी का जो है वो इस चीज़ पर ट्रेन किया गया है, जेमिनी का पर्सोना ये है कि भाई आपने जो है वो बहुत ही कंसाइज आंसर देना है, यानी कि जितनी बात पूछी जाए सिर्फ उतनी ही बात करनी है, एक्स्ट्रा की कोई आगे पीछे की बात नहीं करनी। तो ये अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट्स की वजह से जो है ना वो इस तरह का हमें रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, अच्छा जी, इसका हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट 3 मेडिसिन्स कंपेयर करना। ठीक है, AI का काम है साइंथिसिस, IRS को ऑफिशियल पेज ढूंढना, गूगल का काम है स्पेसिफिक लिंक और जब आंसर चाहिए। ठीक है, AI जब स्पेसिफिक साइट चाहे गूगल। ठीक है, अब ये इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो कुछ अजीब सी है और वो मुझे नहीं समझ में आ रही, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन ना आई थिंक ये ख़ुद भी हेलुसिनेशन का शिकार हो गया बेचारा। यहाँ पर जो है वो कॉन्सेप्ट 4 की बात कर रहा है और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट 3 को कर रहा है, तो इसके ना आई थिंक कुछ
हो गया है इसके अंदर, बेचारा खुद जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है अपने उसके अंदर। अच्छा, ये पता नहीं कौन से सवाल का इसने क्या जवाब दिया है, ये सवाल है क्या? Gemini feel different even when you ask, ठीक है, before you type anything each company place invisible instruction on the reading desk, ठीक है, ये वाली बात सही है भाई। इसने यही ऑप्शन सी को ही जो है वो इसका करेक्ट कहा है, और ऑप्शन सी के अंदर ये कह रहा है कि भाई कॉन्सेप्ट 3 जो है वो मेडिसिन कंपेयर करना, यानी कि आप मेडिसिन को कंपेयर करने वाली बात है। आप तीनों के एआई प्रॉम्प्ट को जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। एआई का काम है साइंथिसिस, आईआरएस का ऑफिशियल पेज, ठीक है, ऑफिशियल पेज ढूंढना। गूगल का काम है स्पेसिफिक लिंक, ठीक है, गूगल जो है वो स्पेसिफिक लिंक ढूंढता है और जब आंसर चाहिए होता है, ठीक है, और जब स्पेसिफिक चैट चाहिए गूगल की, तो ये मुझे इसकी वजाहत कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन ये बात तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई कि भाई क्योंकि इनके सिस्टम प्रॉम्प्ट डिफरेंट हैं, तीनों के तीनों फैमिलीज़ अलग हैं, तीनों ने अपने अपने मॉडल्स को अलग अलग सिस्टम प्रॉम्प्ट पे जो है वो ट्रेन किया हुआ है, इसी वजह से इनके बात करने का अंदाज़, इनके रिस्पॉन्स देने का अंदाज़ जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। व्हाट की आइडिया डज कॉन्सेप्ट 1 गिव अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ बिगनर एंड अ पावर यूजर यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ न्यू ऑफिशियल वर्कर। कॉन्सेप्ट 1 के मुताबिक बिगनर और पावर यूज़र में असल फ़र्क क्या है, नए ऑफिस वर्कर की मिसाल के साथ, ठीक है। पावर यूज़र पे फॉर प्रीमियम एआई प्लान्स, पावर यूज़र जो है वो एआई प्लान्स, पेड एआई प्लान इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बी है पावर यूज़र टाइप फास्टर एंड देन मोर क्वेश्चन पर सेशन, पावर यूज़र जो है वो ज़्यादा तेज़ टाइप करते हैं और एक सेशन में ज़्यादा सवाल पूछते हैं। अच्छा, द गैप इज़ टू क्लेवरनेस, ठीक है, ज़्यादा फ़र्क जो है वो जहानत का है, ठीक है, जहानत सॉरी, द गैप इज़ नॉट क्लेवरनेस, फ़र्क जहानत का नहीं है, ठीक है। इट इज़ ब्रीफिंग हैबिट, ये क्या है, ब्रीफिंग की आदत का होता है कि आप कितनी अपनी बात को कितना ब्रीफली बता रहे हैं। एआई इज़ लाइक अ स्मार्ट फ्रेश कुलीग ग्रेड हाईली मोटिवेटेड बट डजंट नो मच अबाउट you yet. Power user brief it with context, file and constant the way they would brief a new colleague, no voice, ask short question and get generic answer. अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि फ़र्क जहानत का नहीं है बल्कि ब्रीफिंग हैबिट का है, ठीक है, ब्रीफिंग करने की आदत का होता है। एआई एक होशियार नया ग्रेजुएट की तरह होता है जो मेहनती है लेकिन आपके काम के बारे में कुछ नहीं जानता। पावर यूज़र उसे वो कॉन्टेक्स्ट यानी कि फ़ाइल और कांस्टेंट देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी नए कुलीग को काम समझाया जाता है, ठीक है। बिगनर छोटा सवाल पूछते हैं और उन्हें जेनेरिक जवाब मिलते हैं, ठीक है, जो बिगनर होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, इसलिए उनको बड़े जेनेरिक से आंसर मिल रहे होते हैं। तो यही डिफरेंट है किसके अंदर, नविस और पावर यूज़र के अंदर। जब आप बिल्कुल कोई सादा सा सवाल पूछेंगे बग़ैर किसी कॉन्टेक्स्ट के, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो भी बहुत ज़्यादा जेनेरिक और आम सा, कॉमन सा, बेसिक सा होगा। लेकिन अगर आप कुछ डिटेल्स उसके साथ अपनी ऐड कर देंगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स ऐड कर देंगे, तो आप उसके मुकाबले में जो आपको जवाब मिलेगा वो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट और डिटेल्ड जवाब आपको मिलेगा। पावर यूज़र आर मोर इंटेलिजेंट दैन नोविस यूज़र, पावर यूज़र जो होते हैं वो बिगनर से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। नविस मतलब बिगनर्स, ठीक है, जो शुरू कर रहे हैं। पावर यूज़र जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं एआई के ऊपर। तो पावर यूज़र में और बिगनर्स में क्या डिफरेंस है, बेसिकली यही हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। अब बिगनर्स को कुछ पता ही नहीं होता, तो बिगनर्स क्या करते हैं कि आसान आसान सवाल पूछते हैं, सिंपल सिंपल छोटे छोटे, और फिर उनको उसी तरह के जेनेरिक आंसर मिल रहे होते हैं। लेकिन जो पावर यूज़र होते हैं उन्हें एआई से बात करने का ढंग आता है, उन्हें पता होता है कि मैं अगर कॉन्टेक्स्ट पूरा दूंगा तो फिर एआई का जवाब जो है वो डिफरेंट हो जाएगा मेरे लिए, तो फिर उस हिसाब से उन्हें जवाब भी वैसे ही मिल रहा होता है। अच्छा, 52 के अंदर जो है वो हमारा यही है भाई, कॉन्सेप्ट 3 के 3 हैबिट ट्रस्टेड सोर्स नेम करो। अच्छा, यहाँ पे ना ये पूरा का पूरा एलुसनेट हुआ है, इसकी जो वो है ना भाई, वो पूरी की पूरी ख़राब हुई हुई है। अब यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट 1 के अंदर जो है उठा के कॉन्सेप्ट 3 को लेकर आ गया, ठीक है। तो ये हम फ़िलहाल एक्सप्लेनेशन नहीं देखते, मैं यहीं से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है सिनेरियो क्वेश्चन नंबर 53 का।
अच्छा, मेरे पास एक और पड़ी हुई थी, अगर मैं देखती हूँ कि वो फ़ाइल मेरे पास जो है वो सही अगर पड़ी हुई हो और उसके अंदर बेसिक सही तरह की अगर वो होंगी तो फिर मैं जो है आप लोगों को मैंने आई थिंक वो डिलीट कर दिए। ये हमारे पास शुरू में तो आंसर सही चल रहे थे, एंड में आके जो है वो आंसर का मसला हो रहा है। देख लेते हैं भाई कि अगर हमें इसके अंदर सही मिल जाता है तो मे भी हो सकता है। नहीं, यही वाली है। डॉक्स में भी एक मरतबा मैं चेक कर लेती हूँ अपने। ड्राइव में जाना है बेसिकली अपने। चलें खैर, इसको बाद में देखते हैं। ड्राइव मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, कहाँ है। इससे मैं देख लेती हूँ मैं अगर ये सही हो, क्योंकि ये पहले वाली थी। यहाँ पे जो है वो भाई हुआ भाई मसला। चले खैर छोड़ें इसको, हम जो है वो एक्सप्लेनेशन को छोड़ देते हैं, हम जस्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं क्वेश्चन सही आपको सारी ब्रीफली जो है वो आपको समझा दूँ। ठीक है, अच्छा जी। सिनेरियो है, रानिया नीड टू कंपेयर टू मेडिसिन फॉर अ हेल्थ रिपोर्ट। शी थिंक अबाउट यूजिंग गूगल वर्सेस AI अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 3 विच टूल इज़ बेटर फॉर दिस टास्क एंड वाई। ठीक है, अच्छा, रानिया जो है वो एक हेल्थ रिपोर्ट के लिए दो मेडिसिन का मुकाबला करना है रानिया को। ठीक है, अच्छा, वो सोच रही है कि गूगल यूज़ करे या AI। कॉन्सेप्ट 3 के मुताबिक बेहतर चॉइस क्या है। नंबर 1 है गूगल, बिकॉज मेडिकल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स ऑफिशियल सोर्सेज। गूगल क्योंकि मेडिकल इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज इस्तेमाल होना चाहिए। गूगल बिकॉज AI कैन नॉट एक्सेस मेडिकल जर्नल। ठीक है, गूगल क्योंकि AI मेडिकल जर्नल जो हैं जर्नल्स तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, अच्छा, AI बिकॉज द टास्क रिक्वायर्स सिंथेसिस ऑफ एविडेंस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू वन एनालाइज, नॉट नेविगेटिंग टू अ स्पेसिफिक पेज। AI को यूज़ करना चाहिए क्योंकि इस काम में मुख्तलिफ सोर्सेज की इंफॉर्मेशन को मिलाकर एक एनालाइज तैयार करना ज़रूरी है, सिर्फ किसी वेबसाइट तक पहुंचना नहीं। ठीक है, अच्छा, या फिर बोथ इक्वली मेडिकल इंफॉर्मेशन नीड टू बी वेरीफाइड रिगार्डलेस। दोनों बराबर हैं क्योंकि मेडिकल इंफॉर्मेशन को हर सूरत वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बेसिकली खाली अगर हम गूगल को करेंगे तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही मतलब एक ही सोर्स मिलेगी, लेकिन अगर हम AI को करते हैं तो ये हमारे पास मुख्तलिफ रिसोर्सेज को जो है वहाँ से वेरिफिकेशन करेगी और रिपोर्ट को एनालाइज करेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो क्या बनता है, C ही बनता है। क्योंकि अगर हम खाली गूगल पे होंगे, हमें किसी एक साइट या एक मेडिकल जर्नल का एक्सेस नहीं चाहिए ना हमें। तो अगर हम किसी मेडिकल का कंपैरिजन कर रहे हैं या किसी मेडिकल का वो कर रहे हैं, उसके लिए हमें रिपोर्ट बनानी है, हेल्थ रिपोर्ट बनानी है, तो उसके लिए हमें मल्टीपल रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो ऑप्शन C जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखें यहाँ पे इसका जो है क्वेश्चन नंबर 53 का कॉन्सेप्ट इन्होंने क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट 3 है मेडिसिन कंपेयर करना। AI का काम है साइंथेसिस यानी कि IRS का ऑफिशियल पेज ढूंढना। ठीक है, और गूगल का काम है स्पेसिफिक लिंक जब आंसर चाहिए। गूगल जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक लिंक को यूज़ करेगा, जबकि AI जो है वो स्पेसिफिक साइट को यूज़ करेगा। ठीक है, जो ऑफिशियल पेज है, ठीक है, IRS का। तो यहाँ पे जो है AI को यूज़ करना जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास।
According to concept 3, what 3 habit help you get more reliable result when AI uses web search? अच्छा, ये कह रहे हैं कॉन्सेप्ट 3 के मुताबिक जब AI वेब सर्च यूज़ करे तो ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट के लिए कौन सी 3 आदतें अपनानी चाहिए? यूज शॉर्टर प्रॉम्प्ट फॉर वेब सर्च टू अवॉइड कंफ्यूजिंग AI। वेब सर्च के लिए हमेशा छोटे प्रॉम्प्ट लिखें, ठीक है। अच्छा, नेम द सोर्स यू ट्रस्ट, आस्क फॉर साइटेशन इन लाइन आफ्टर ईच क्लेम, ask AI to flag with it Claude not verify as unverified. These 3 habits cut down on confident sentences no signal source actually support। अच्छा, जिन सोर्सेज पर आप भरोसा करते हैं उनका नाम दें, हर क्लेम के साथ इनलाइन साइटेशन मांगें, ठीक है। और AI से कहें कि जो बात वेरीफाई ना हो सके उसे अनवेरीफाइड लिखे, यानी कि जो बात वेरीफाई नहीं हुई है उसके आगे क्या लिख दे, अनवेरीफाइड लिख दे। इन 3 आदतों से गलत लेकिन कॉन्फिडेंट जवाबों के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास होता है ना, इन 3 आदतों को यूज़ करके आप क्या कर देते हैं कि जो AI गलत जवाब भी बड़ा कॉन्फिडेंट होकर दे रहा होता है ना, तो वहाँ पे जो है वो अगर उसे नहीं मिलेगा तो वो वहाँ पे अनवेरीफाइड लिख देगा, ठीक है। अगर वो वेरीफाई नहीं होगा तो वहाँ पे वो क्या कर देगा, अनवेरीफाइड लिख देगा। इसके अलावा वो क्या करेगा कि भाई इनलाइन साइटेशन मांगे, उससे बोलें कि भाई हर क्लेम के साथ इनलाइन साइटेशन मांगे कि तुमने जो काम किया है वो मुझे दिखाओ कि कहाँ से किया है, यानी कि आप उससे उसकी रिसोर्स मांगें कि आपने कहाँ से किया है ये काम, ठीक है। यूज़ गूगल फर्स्ट दैन पेस्ट रिजल्ट इनटू AI फॉर साइंथिसिस। आप जो है वो गूगल फर्स्ट यूज़ करें, ठीक है। फिर उसके रिजल्ट AI में पेस्ट करें। उसके बाद है ऑलवेज यूज़ डीप रिसर्च मोर फॉर एनी क्वेश्चन इन्वॉल्विंग करंट इवेंट। करंट इवेंट्स के हर सवाल के लिए डीप रिसर्च मोड को यूज़ करें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास वेब सर्च करते हुए जो है वो रिलायबल रिजल्ट है, तो वेब सर्च करते हुए हमारे पास रिलायबल रिजल्ट जो है वो ऑप्शन बी के ज़रिए आ सकता है। अब इसका जो है वो यहाँ पे ये दी हुई कॉन्सेप्ट 3 के मुताबिक, ठीक है, कॉन्सेप्ट 3 के मुताबिक ट्रस्टेड सोर्सेस नेम करो, यानी कि कौन है FDA। इनलाइन साइटेशन मांगो हर क्लेम के बाद। AI से बोलो जो वेरीफाई ना हो वो अनवेरीफाइड मार्क करे, यानी कि वहाँ पे लिख दे कि भाई ये वेरीफाइड नहीं है, ये जवाब वेरीफाई नहीं है। ये कॉन्फिडेंट लेकिन अनसपोर्टेड सेंटेंसेस कम करता है, यानी कि जो आपके पास ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना जो सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि जैसे वो ढिठाई से झूठ बोल दे रहे हैं तो उसके झूठ बोलने वाली उसको जो है ना ये क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो ये है हमारे पास, ये हमें किस में बताई गई है, ये वाली बात हमें कॉन्सेप्ट नंबर 3 के अंदर बताई गई है। अगर हम देखें भी तो अपने कॉन्सेप्ट 3 के अंदर हमें ये वाली बात बताई भी है कि भाई आपने जो है वो रिलाई नहीं करना, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट 3 आ गया हमारे पास, कॉन्सेप्ट 3 यही है ना, हाँ, रिट्राइवल मूड। तो इसके अंदर हमें नीचे बताया हुआ भी है कि आपने कभी भी वेब सर्च वाले उसके ऊपर जो है ना आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना, आपने उससे उसकी वेरिफिकेशन मांगनी है कि भाई आप मुझे वेरीफाई करो। कहाँ है ये, कहाँ गया कहाँ जो है। वेब सर्च resources are stable mode. Every mode has a knowledge cutoff date and anything that went viral after visible meme religion product launch without web search. The AI has no idea what you are talking about. With web search, it pulls a recent article and answers correctly. गोइंग रॉन्ग अ फ्रेंड आज, जब उससे पूछा गया तो भाई क्या हुआ था, ये मैंने आपको बताया, ये पूरा वाक्य भी पढ़ के मैंने बताया कि उसने जो है वो 20 साल पुराना जो है वो पेज जो है वो रिकमेंड कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपने ये वाला काम नहीं करना, आंखें बंद करके जो है वो उसके ऊपर यकीन नहीं करना, आपने जो है उसकी वेरिफिकेशन करनी है कि AI का आंसर जो है वो हमेशा सही नहीं होता। अच्छा जी, तो ये 3 हैबिट्स जो हैं वो आपको लाजमी यूज़ करनी चाहिए जब आप वेब सर्च से कोई आपको आंसर मिल रहा हो तो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, व्हाट डज द पेज से अबाउट कॉम्पैक्टिंग इन लॉन्ग AI चैट्स एंड व्हाई डज इट मैटर फॉर योर वर्क। ठीक है, ये कह रहा है कॉम्पैक्टिंग से क्या मुराद है और ये क्यों अहम है, ठीक है, ये वाली बात जो है वो की जा रही है। अच्छा जी, कॉम्पैक्टिंग इज़ व्हेन AI रिमूव डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट रिस्पॉन्स। कॉम्पैक्टिंग जो है AI अपने जवाब में डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन हटा देता है, उसको हम कहते हैं कॉम्पैक्टिंग। अच्छा जी, कॉम्पैक्टिंग मीन्स AI समराइज योर रिक्वेस्ट टू सेव टोकन ऑलवेज अ गुड फीचर्स। ठीक है,
बी ऑप्शन कहता है कि एआई आपकी रिक्वेस्ट की समरी बना देता है और ये हमेशा अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, ऑप्शन सी कहता है वंस द कन्वर्जेशन गेट लॉन्ग इनफ एआई क्वाइटली समराइज द ओल्डर पार्ट टू मेक सम स्पेसिफिक constant file instructions or naming conversation you stated earlier can silently disappear into the summary and stop affecting answer। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जब कन्वर्जेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो एआई जो है वो पुरानी बातचीत को, यानी जो आपने पुरानी बात की होती है उसको खामोशी से क्या कर देता है, समरी बना देता है, ताकि नई बातों के लिए जगह बन सके। ठीक है, इस प्रोसेस में पहले दिए गए ख़ास इंस्ट्रक्शंस, यानी कि अगर आपने पहले कोई ख़ास इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं या फाइल्स अटैच की होती हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दी हों या फाइल्स की डिटेल्स या नेमिंग कन्वर्जेशन की हो, तो ये उन सब की क्या कर देता है, समरी में, ये सारी चीज़ें जो हैं वो समरी में गुम हो सकती हैं और एआई उन पर अमल करना बंद कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास जब बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है कि एआई के जो पुराना पार्ट होता है उसकी क्या कर देता है, समरी बना देता है। उस समरी बनाने के अंदर क्या करता है, वो पहले दिए गए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो आपने फ़ाइल नेम दिए हुए होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाती हैं, डिसअपेयर हो जाती हैं, चली जाती हैं, साइलेंटली डिसअपेयर हो जाती हैं। जब वो चली जाती हैं तो फिर जब आप उसके ऊपर बात करेंगे तो वो फिर जो है क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और उसके ऊपर इफ़ेक्टिव आंसर देना जो है वो बंद कर देता है। ये हमने जो रीडिंग टेक्स्ट वाली एग्जांपल देखी थी, तो रीडिंग टेक्स्ट के अंदर यही होता है ना कि जो नीचे चीज़ दब जाती है, फिर आप उसके बारे में पूछें तो वो फिर खुद से तुक्के मारना शुरू कर देता है, जो चीज़ उसे नज़र नहीं आ रही उसके बारे में वो कुछ जानता भी नहीं है। कॉम्पैक्टिंग रेफर टू कंप्रेसिंग फाइल अटैचमेंट टू मेक दैम स्मॉलर। ये कह रहे हैं कि कॉम्पैक्टिंग का मतलब है फ़ाइल को कंप्रेस करना। अच्छा, इसके अंदर देख लेते हैं भाई क्या है। अच्छा, कॉन्सेप्ट फॉर कॉम्पैक्टिंग क्या है, एआई क्वाइटली समराइज करता है पुरानी कन्वर्जेशन जब विंडो भर जाए। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, नेमिंग रूल साइलेंटली गायब हो जाते हैं समरी में से। प्रोजेक्ट में रखने से ये सॉल्व होती हैं, यानी कि अगर आपको इस तरह का काम करना है तो एक तो हमने देखा था कि हम प्रोजेक्ट्स बना लें। ठीक है, प्रोजेक्ट्स वाला काम हम कर सकते हैं, या फिर आप जो है हर टॉपिक के लिए एक नई चैट को यूज़ कर सकते हैं ताकि कुछ भी मिक्सअप ना हो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास। A content writer told AI is message to always use a formal and professional writing style by message 47. AI is using a very casual style. What most likely happened and how do you fix it? अच्छा जी, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक कंटेंट राइटर ने मैसेज नंबर 2 में एआई को कहा कि हमेशा फॉर्मल और प्रोफेशनल राइटिंग स्टाइल यूज़ करना। ठीक है, फिर उसके बाद वो मैसेज करता गया। फिर उसके बाद जब उसने अपना 47वां नंबर का मैसेज किया तो उसमें उसने कहा कि एआई कैजुअल स्टाइल में लिखने लगता है। मतलब जब उसने अपना 47वां जो है वो मैसेज किया तो उसका जो आंसर आया उसके अंदर क्या हुआ कि भाई जो पुरानी बात थी, जो उसने कहा था ना कि फॉर्मल और प्रोफेशनल स्टाइल में लिखना, 47वें मैसेज के बाद क्या हुआ कि एआई ने जो है वो कैजुअल स्टाइल के अंदर लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नॉर्मल स्टाइल के अंदर लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्कान किस चीज़ का है कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा, और अगर हमें इसे फ़िक्स करना हो तो हम इसे कैसे फ़िक्स कर सकते हैं। AI हैज़ अ पर्सनली शिफ्ट आफ्टर 40 टर्न्स स्टार्ट द AI प्रोडक्ट। AI की पर्सनालिटी जो है वो 40 मैसेजेस के बाद बदल जाती है, प्रोडक्ट रीस्टार्ट करें। ठीक है, अच्छा, बी ऑप्शन कहता है एआई कॉन्टेक्स्ट विंडो एक्सपायर आफ्टर 47 टर्न्स। एआई की जो कॉन्टेक्स्ट विंडो जो थी वो ख़त्म हो गई, 47वें टर्न के ऊपर जो है जाकर वो एआई की कॉन्टेक्स्ट विंडो ख़त्म हो गई। तीसरा है ब्रांड वाइज, द ब्रांड वाइज इंस्ट्रक्शन वॉज टू वैग फॉर एआई टू रिमेंबर। ब्रांड वॉइस की इंस्ट्रक्शन बहुत वैग थी। ठीक है, और डी है द कन्वर्जेशन वॉज कॉम्पैक्टेड, द स्पेसिफिक ब्रांड वाइज इंस्ट्रक्शन साइलेंटली डिसअपियर इनटू द समरी। ठीक है, अब इसने कहा कि भाई कन्वर्जेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गई थी, फॉर्मल राइटिंग स्टाइल वाली जो इंस्ट्रक्शंस थी वो समरी में चली गई और एआई
ने उस पर अमल करना बंद कर दिया, क्योंकि वो समराइज़ कर दिया था, उसने शुरू वाली चैट को समराइज़ कर दिया। जब मुस्तकिल चैट होती गई कन्वर्जेशन इतनी ज़्यादा लंबी हो गई कि जो स्टार्टिंग की जो चैट थी वो क्या हो गई, समरी बन गई, और समरी में जाने वाली बात जो फॉर्मल और प्रोफेशनल वाली उसने बात जो की थी वो उस समरी में डिसअपेयर हो गई। अगर इसे फिक्स करना है तो इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? मूड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इनटू अ प्रोजेक्ट सो दे प्रिसाइज अक्रॉस चैट विदाउट बीइंग कॉम्पैक्टेड अवे। ठीक है, आप इसको फिक्स आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसके लिए आप क्या करें, एक प्रोडक्ट एक जो है वो आप प्रोजेक्ट बना लें। ठीक है, अच्छा, हल ये है इसका कि आपने जो है परमानेंट इंस्ट्रक्शन दे दी उसको, एक प्रोजेक्ट बना लिया और उनके अंदर आपने परमानेंट जो है वो इंस्ट्रक्शन उससे दे देंगे, भाई तुमने हमेशा फॉर्मल और प्रोफेशनल आंसर देना है, ताकि वो हर चैट में महफूज है। अब जब आपने प्रोजेक्ट बना के उसको वो जो इंस्ट्रक्शंस और फाइल्स वगैरह दे दी, वो चीज़ें कहीं भी मिस नहीं होंगी, वो हमेशा उसको याद रहेंगी और वो हमेशा उन्हीं को पढ़कर जो है वो आपके चैट का जवाब देगा। तो ये जो है इसको इस तरह से फिक्स किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 8, अच्छा इसका वो भी देख लेते हैं। अच्छा जी, कॉन्टेक्ट कॉन्सेप्ट फॉर कॉम्पैक्टिंग का रिजल्ट 47 मैसेज के बाद राइटिंग स्टाइल इंस्ट्रक्शन समरी में गायब हो गई। ठीक है, इसको फिक्स किस तरह से करना है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को प्रोजेक्ट में रखो, कन्वर्जेशन रीस्टार्ट होती है लेकिन प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शन हमेशा लोड रहती हैं, वो कभी भी कहीं नहीं जाती। ठीक है, वो हमेशा उसको याद रहती हैं। सिनेरियो नंबर 57 है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 8, व्हाट आर द 4 सिंपल स्टेप टू मेक अ गुड लुकिंग डायग्राम यूजिंग एआई विदाउट एनी डिज़ाइन स्किल। कॉन्सेप्ट नंबर 8 के मुताबिक बिना डिज़ाइन स्किल के एआई से एक अच्छा डायग्राम बनाने के 4 स्टेप्स क्या हैं? डिस्क्राइब द डायग्राम इन वर्ड्स, जनरेट डायरेक्टली विथ इमेज एआई, डाउनलोड एंड शेयर। सबसे पहले कि आप जो है डायग्राम को अल्फाजों में डिस्क्राइब करें अच्छे से। ठीक है, सीधा इमेज एआई से जनरेट करें, डाउनलोड करें और फिर शेयर करें। दूसरा है टेक अ फोटो ऑन अ हैंड ड्रॉन स्केच। आप हाथ से बनाए हुए जो भी फ़ोटो है उसका हाथ से बनाया हुआ स्केच, उसकी तस्वीर लें, अपलोड टू एआई को अपलोड करें, आस्क फॉर डिजिटल वर्जन, उससे उसका डिजिटल वर्जन का कहें, एडिट इन कैनवा, और उसके बाद उसे कैनवा पर एडिट कर लें। ठीक है, ऑप्शन सी है आस्क क्लाउड टू आउटपुट द डायग्राम एज एसवीजी, इट रीजन बेस्ट अबाउट स्ट्रक्चर। ठीक है, कन्वर्ट एसवीजी टू पीएनजी, पेस्ट पीएनजी इनटू चैट जीपीटी जेमिनी एंड आस्क इट टू री ड्रॉ विथ प्रोफेशनल पॉलिश, आइट्रेट ऑन लेबल्स एंड रिलेशनशिप्स। सही है, सबसे पहले आप क्या कहें कि आप प्लॉट से डायग्राम को एसवीजी फॉर्मेट में बनवाएं। ठीक है, यानी कि आप प्लॉट से कहें कि भाई डायग्राम को एसवीजी फॉर्मेट में बनाने को कह दें, क्योंकि वो स्ट्रक्चर को बाहर बेहतर समझता है। एसवीजी जो है उसके अंदर वो उसकी स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से समझ जाएगा। एसवीजी को पीएनजी में कन्वर्ट करें, पीएनजी को चैट जीपीटी या जेमिनी में पेस्ट करके प्रोफेशनल पॉलिश के साथ रीड्रॉ करने को कहें, लेबल और रिलेशनशिप को बार बार बेहतर बनाएं। ठीक है, अच्छा, डी है फाइंड अ डायग्राम टेम्पलेट ऑनलाइन, डिस्क्राइब योर कंटेंट, लेट एआई फिल इन द टेम्पलेट, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। अच्छा, इसका है ये कह रहे हैं कि इंटरनेट से कोई डायग्राम टेम्पलेट ढूंढें, अपना कंटेंट बनाएं, एआई से टेम्पलेट फिल करवाएं, पीडीएफ एक्सपोर्ट करें। तो यहाँ हमारे पास हमने देखा था कि अगर कॉन्सेप्ट 8 के अंदर हमें इमेज वो लिखवानी हो तो डिस्क्राइब द डायग्राम इन वर्ड्स। ठीक है, हमें जो है वर्ड्स के अंदर प्रॉम्प्ट के ज़रिए जो है वो क्या करना होता है, डिस्क्राइब करनी होती है कि हम क्या बनवाना चाह रहे हैं। देन फिर उसके बाद जो है हम उसे एआई से डायरेक्ट जो है वो क्या करवाते हैं, जनरेट करवाते हैं। मेरे हिसाब से ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो कहाँ है भाई? अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई कॉन्सेप्ट 8 कहता है कि 4 स्टेप रेसिपी क्या है, प्लॉट से एसवीजी बनवाओ। ठीक है, रीजनिंग बेस्ट है, पीएनजी में कन्वर्ट करो, चैट जीपीटी जेमिनी में प्रोफेशनल पॉलिश मांगो, आइट्रेट करो। सिर्फ 10-15 मिनट में फिग्मा की ज़रूरत नहीं, आपको फिग्मा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ बताया हुआ होगा, मैंने शायद मेरी नज़रों से नहीं गुजरा कॉन्सेप्ट नंबर 8 में ये चीज़, वरना मुझे ये चीज़ पता होती। मैं भी एक मरतबा देख लूँ इसको कि ये सही है या नहीं। हाँ, 4 स्टेप जो इन्होंने बताए हुए हैं वो क्या है भाई? अच्छा, सबसे पहले तो ये वाली बात कह रहे थे कि आप जनरेट करवाएं प्रॉम्प्ट, बात तो प्रॉम्प्ट की हो रही थी।
अच्छा, विदाउट अ डिज़ाइनर, यहाँ पे ये कह रहे हैं, यहाँ बताई हुई है इन्होंने रेसिपी। अच्छा, रेसिपी बताई हुई है भाई कि रेसिपी ये है, आस्क क्लाउड टू विजुलाइज द कॉन्सेप्ट एज एसवीजी। आप उससे बोलें कि भाई एसवीजी के अंदर जो है वो इसको विजुअलाइज़ करें, फिर कन्वर्ट करें एसवीजी को पीएनजी के अंदर, फिर उसके बाद पीएनजी को जो है वो आप कहाँ डालें, पेस्ट कर दें चैट जीपीटी और जेमिनी के अंदर, और फिर उससे बोलें कि इसको रीड्रॉ करो, और फिर उसके बाद रिज़ल्ट को आइट्रेट करवाएं। तो इस तरह से आपकी जो ये रेसिपी है इमेज बनाने की वो इन 4 स्टेप्स में बन रही है। तो सही है भाई, इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखें आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरे अपने खुद के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को याद नहीं रहती, कभी कभी इंसान भूल भी जाता है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो देखें हमें हमारा रिवीजन हो रहा है ना, तो हमें ये चीज़ें याद रहेंगी। अब अगर इस तरह का सवाल हमारे पास आ गया तो हमें पता होगा कि भाई क्या होना है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, व्हाट डज कॉन्सेप्ट 12 सेज इन द वीक पॉइंट ऑफ द अरीना रैंकिंग साइट एज अ टूल फॉर चूजिंग एआई मॉडल्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है भाई, हमारे पास इसका मतलब ये है कि ये हमसे कह रहा है व्हाट डज कॉन्सेप्ट 12 के मुताबिक अरीना रैंकिंग वेबसाइट की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। अरीना ओनली कन्वर्ट टेक्स्ट बेस्ड मॉडल, नॉट इमेज और कोड। ठीक है, अरीना जो है वो सिर्फ टेक्स्ट मॉडल को कवर करती है, इमेज या कोडिंग मॉडल्स को नहीं करती। अरीना लीडर बोर्ड रिवॉर्ड कन्वर्जेशनल चार्म मोर देन केयरफुल वर्क ऑन लॉन्ग डॉक्यूमेंट एंड दे सैम्पल टास्क दैट वॉट एवर यूजर फाइंड इंटरेस्टिंग which is not always your task. Use it as one signal among several combined with your own A/B testing or prompt you actually run. ठीक है, बी में ये कह रहे हैं अरीना की रैंकिंग जो है अक्सर उन मॉडल्स को फ़ायदा देती है जो चैट में अच्छे हैं। ठीक है, जो चैट के अंदर ज़्यादा दिलकश लगते हैं या ज़्यादा जो है अच्छे लगते हैं, ना कि उन्हें जो लंबी डॉक्यूमेंट्स या गहरे काम में बेहतर हों। वहाँ वही टास्क होते हैं जिन पर यूज़र वोट करते हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि आपके काम से मिलते हों। ठीक है, अच्छा तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, इसलिए अरीना को सिर्फ एक सिग्नल मतलब जो है एक सिग्नल समझें और साथ अपने प्रॉम्प्ट को 2-3 मॉडल्स में ख़ुद टेस्ट भी करें, यानी कि आपको जो है ख़ुद से अपने प्रॉम्प्ट को जो है वो 2-3 मॉडल्स के अंदर टेस्ट करना है। यहाँ पे आप जस्ट एक ओवरव्यू लेने के लिए इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, मॉडल्स का ओवरव्यू लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो वो हो रहा है कंपैरिजन, वो किसके बिहाफ पे हो रहा है, चैट के बिहाफ पे हो रहा है, ना कि ओवरऑल सारे कामों के बिहाफ पे। ठीक है, अच्छा अरीना इज़ अ पेड सर्विस दैट रिक्वायर्ड अ सब्सक्रिप्शन। अरीना जो है वो एक पेड सर्विस है जो सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड करती है। अरीना इज़ ओनली अपडेट वंस पर ईयर। अरीना सिर्फ साल में एक मरतबा अपडेट होती है। तो इसके अभी करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट 12 में अरीना कैविस्ट रैंकिंग कन्वर्जेशनल चार्म रिवॉर्ड करते हैं, केयरफुल लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स वर्क नहीं। इसलिए सिर्फ अरीना पर रिलाई ना करो, अपने एक्चुअल प्रॉम्प्ट पर खुद टेस्ट करो। ठीक है, और फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन बेस्ट सिग्नल्स देता है। जब आप कॉम्बिनेशंस करते हैं, जब आप मतलब कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो फिर आपको बेस्ट सिग्नल मिलता है कि हाँ भाई कौन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, आर डेटा एनालाइज आस्क एआई हियर आर 20 सेल्स नंबर्स, व्हाट इज़ द एवरेज एंड विच आर टू हाई और लो। AI gives a confident paragraph with a specific number but no code is shown. According to concept 10, what is she looking at and what must she do? अच्छा, यहाँ पे ये है कि एक डेटा एनालाइज AI से कहती है, ठीक है, यहाँ 20 मतलब जो है ना 20 सेल नंबर्स हैं, इनका एवरेज निकालो और बताओ कौन से नंबर बहुत ज़्यादा या बहुत कम है। AI कॉन्फिडेंट के साथ नंबर्स बताता है लेकिन कोई कोड नज़र नहीं आता। ठीक है, कॉन्सेप्ट 10 के मुताबिक ये क्या है और इसे कैसे फिक्स करना चाहिए। द साइलेंट फेलियर मोड, ये कौन सा है, द साइलेंट फेलियर मोड है। AI लाइकली आंसर फ्रॉम अ ग्लैंस, नॉट कंपटीशन, शी मस्ट आस्क राइट एंड रन कोड टू कैलकुलेट दिस, शो मी द कोड यू रन एंड कंपेयर रिजल्ट, एनी डिफरेंस रिवील्स द ओरिजिनल वॉज अ कॉन्फिडेंट गैस। ये क्या है, द साइलेंट फेलियर मोड है। ठीक है, और मुमकिन है कि AI ने सिर्फ डेटा देखकर जवाब दिया हो, असल कैलकुलेशन ना की हो। उसे क्या करना चाहिए, उसे करना चाहिए कि भाई
वो कहे कि कोड लिखो, कोड रन करो, और जो कोड चलाओ वो भी दिखाओ, जो चला रहे हो वो भी मुझे दिखाओ। फिर दोनों रिजल्ट कंपेयर करें, अगर फ़र्क हो तो पहला वाला जवाब जो था वो सिर्फ क्या था, उसका अंदाज़ा था या तुक्का था। ठीक है। आप प्रीलिमिनरी रिजल्ट, शी शुड आस्क एआई टू डबल चेक इट्स ओन वर्क। ठीक है, ये सिर्फ प्रीलिमिनरी रिजल्ट है, एआई से दोबारा अपना काम चेक करने को कहो। ठीक है। एन एरर, एआई कैन नॉट कैलकुलेट एवरेज विदाउट स्पेशल टूल। मतलब एआई के पास जो है वो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए कोई टूल, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए कोई टूल नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकता। A reliable analyze AI mental math is highly accurate for simple statistics। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये एनालाइज मुकम्मल तौर पर रिलायबल है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने देखा था कि भाई अगर इस तरह का कुछ हो, तो हमने देखा था कॉन्सेप्ट 10 के अंदर बताया हुआ है कि एआई जो है वो कैलकुलेशन वाले काम डायरेक्ट नहीं करता। ठीक है, वो सिर्फ डेटा के बिहाफ पे खुद से कॉन्फिडेंटली आंसर दे देता है, जो कि क्या होता है, तुक्का होता है। तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जब भी आपने कैलकुलेशन वाला काम करवाना है तो आप उससे बोलें कि भाई मुझे कोड दिखाओ। ठीक है, कोड लिखो, कोड को रन करो, फिर मुझे वो कोड रन होते हुए भी दिखाओ कि भाई वो कोड रन हो रहा है। और फिर उसके बाद जो है वेरीफाई करो कि जो बाद में जो उसने यानी कि कोड चला के जो आंसर आया है वो पुराने वाले आंसर से मैच करता है या नहीं करता। ये हमारे पास कहलाता है द साइलेंट फेलियर मूड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, यहाँ पे भी ये चीज़ ही बताई हुई होगी। नो कोड ब्लॉक लाइकली जस्ट अ गैस। ठीक है, यानी कि उसने कोड ब्लॉक नहीं चलाया, उसने जस्ट गैस किया है। राइट एंड रन कोड टू कैलकुलेट दिस, शो मी द कोड यू रन। फिर कंपेयर करो, कोई डिफरेंस। पहला कॉन्फिडेंट पैराग्राफ, रियल कैलकुलेशन नहीं था। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द प्रिडिक्शन लॉक आइडिया मेंशन नियर द एंड ऑफ द पेज एंड व्हाट प्रॉब्लम डज इट सॉल्व। ये कह रहे हैं प्रिडिक्शन लॉक जो है क्या है और ये किस प्रॉब्लम को हल करता है। अ सिक्योरिटी फीचर दैट प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस टू योर एआई कन्वर्सेशंस। एआई कन्वर्सेशन को अनऑथराइज एक्शन से मतलब एक्सेस से बचाने का सिक्योरिटी फीचर है। A feature that lock AI response so it cannot be edited after generation। एक AI का मतलब एक ऐसा फीचर है जो AI के जवाब को लॉक कर देता है और आप उसे एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद ऑप्शन सी है राइटिंग डाउन व्हाट यू थिंक द आंसर इज बिफोर आस्किंग AI, सो AI कॉन्फिडेंट रिस्पॉन्स डज नॉट साइलेंटली बिकम योर कंक्लूजन विदाउट योर एवोल्यूशन, इट कीप्स थिंकिंग विथ यू एंड टाइपिंग विथ एआई से पूछने से पहले खुद लिख लेना कि आपके ख्याल में जवाब क्या होगा। इससे एआई को कॉन्फिडेंट जवाब आपकी अपनी सोच की जगह नहीं मतलब जो है मिलता। तो इस तरह आप एआई के साथ सोचते हैं, एआई की जगह नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो है ये क्या है, एक बेसिकली एक तरीका है। ठीक है, एआई से पूछने से पहले खुद लिख लेना कि आपके ख्याल में जवाब क्या होना चाहिए, ये जवाब क्या होगा। इससे एआई को कॉन्फिडेंट जवाब जो है वो आपकी अपनी सोच की जगह नहीं लेता, यानी कि एआई का जो जवाब होता है वो आपकी कॉन्फिडेंट की जो जगह होती है उसको नहीं लेता। इस तरह आप एआई के साथ सोचते हैं, एआई की जगह नहीं। ठीक है, अ टेक्निक वेयर यू प्रिडिक्ट विच एआई मॉडल विल परफॉर्म बेस्ट। ये प्रिडिक्ट करना कि कौन सा एआई मॉडल बेहतर परफॉर्म करेगा। ठीक है, अच्छा इसकी भी वजाहत देख लेते हैं। प्रिडिक्शन लॉक कहते हैं पहले खुद लिखो क्या सोचते हो, जवाब क्या है। ठीक है, फिर एआई से पूछो। इस तरह एआई का कॉन्फिडेंट जवाब क्वाइटली तुम्हारे कंक्लूजन नहीं बनता। ठीक है, यानी कि आप ब्लाइंडली जो है वो उसके एआई के जवाब के ऊपर आंखें बंद करके यकीन नहीं कर लोगे, क्योंकि आपने खुद कैलकुलेशन की हुई होगी, आपको खुद पता होगा कि जवाब ये हो सकता है। तो फिर एआई का जवाब अगर उससे डिफरेंट आएगा तो आप कंपैरिजन करोगे और फिर उसके ऊपर आप उस पर अंधा एतमाद नहीं करोगे। सोचना तुम्हारे पास रहता है, लिखना एआई के पास। ठीक है, आप सकते हैं, लेकिन लिखेगा कौन, वो एआई लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास। अ जर्नलिस्ट नीड टू चेक इफ एन एआई गिवन रेफरेंस इन रियल बिफोर पब्लिशिंग। एआई गिव्स अ कॉन्फिडेंट आंसर विद ऑथर नेम, जर्नल एंड ईयर अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 2 एंड 3, व्हाट मस्ट शी डू बिफोर यूजिंग इट। सिनेरियो कह रहा है कि एक जर्नलिस्ट को एआई ने एक रेफरेंस दिया है जिसमें ऑथर का नाम, जर्नल और साल लिखा है। पब्लिश करने से पहले उसे क्या करना चाहिए।
Verify it. AI has no truth checker and can produce plausible sounding but completely fabricated citations in the same confident voice as real ones. Only external verification searching the actual journal can confirm whether it exists. ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि रेफरेंस को ज़रूर वेरीफाई करें. एआई के पास कोई बिल्ट इन ट्रुथ चेकर नहीं है. ठीक है, वो बिल्कुल असली लगने वाली लेकिन झूठी साइटेशंस भी बना सकता है. असल जर्नल या सोर्स को देखकर ही तस्दीक की जा सकती है तो साइटेशंस वाकई मौजूद है या नहीं है. तो इसलिए आपने क्या करना है, खुद से वेरिफिकेशन करनी है. ऑप्शन बी में कह रहे हैं आस्क एआई अगेन विद अ डिफरेंट पार्सिंग डिफरेंट आंसर इंडिकेट द साइटेशन में बी रॉन्ग. वही सवाल दोबारा मुख्तलिफ अल्फाज में पूछें. ठीक है, तो उससे भी आपको अगर डिफरेंट आंसर आएगा तो वो इस बात का साइन होगा, इंडिकेशन होगा कि भाई जो साइटेशन है वो क्या है, रॉन्ग है. ऑप्शन सी है यूज़ डीप रिसर्च मोड टू रीजनरेट द साइटेशन मोर रिलायबली. डीप रिसर्च मोड से नई साइटेशन जनरेट करवाएं जिस पे आपको ज़्यादा भरोसा हो. ट्रस्टेड एआई ओनली प्रोवाइड रियल साइटेशन व्हेन आस्क्ड फॉर्मली. एआई की साइटेशन पर भरोसा करें क्योंकि जब आप उससे फॉर्मली पूछते हैं तो वो बिल्कुल जो है वो सही साइटेशंस देता है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास वेरीफाई इट, क्या आपको उसे वेरीफाई करना है. ठीक है, ऑप्शन 2 और 3 यही कहती है कि भाई आपने जो है वो कोई भी चीज़ आंखें बंद करके यकीन नहीं करना, आपने वेरिफिकेशन करनी है, आपने वेरीफाई करना है कि ऐसा है भी एक्चुअल में या नहीं है. ठीक है, अच्छा देख लेते हैं इसका. एआई प्लॉसिबल साउंडिंग रेफरेंस कॉन्फिडेंट वॉइस में बना सकता है, यानी कि वो कॉन्फिडेंट होकर गलत बात बता सकता है, बिल्कुल रियल रेफरेंसेस की तरह. कॉन्फिडेंस जो है वो सच्चाई नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसका कॉन्फिडेंट हो जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो सच बोल रहा है. सिर्फ एक्चुअल जर्नल या सोर्स चेक करने से ही कंफर्म हो सकता है. तो आपने क्या करनी है, उसकी वेरिफिकेशन लाजमी करनी है. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है हमसे व्हाट डज कॉन्सेप्ट 7 सेज अबाउट द मैप द टॉपिक फर्स्ट स्टेप एंड व्हाई शुड यू डू इट बिफोर राइटिंग एनीथिंग बिग. सेटअप अप्रोच. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 जो है वो कह रहा है कॉन्सेप्ट 7 के मुताबिक मैप द टॉपिक फर्स्ट का मतलब क्या है और ये राइटिंग से पहले क्यों ज़रूरी है. ऑप्शन ए है सेट अप अ प्रोजेक्ट बिफोर स्टार्टिंग एनी राइटिंग टास्क. ठीक है, आपने जो है वो क्या करना है, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले जो है आपने वो लिखना है. लिखना शुरू करने से पहले, यानी आपने अगर कोई कुछ भी आपने अगर बनाना है तो आपने कुछ भी लिखने से पहले आपने क्या बना लेना है, एक प्रोजेक्ट बना लेना है. ऑप्शन 2 है बिफोर ड्राफ्टिंग आस्क एआई टू मैप व्हाट्स नोन द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट the landscape of the topic because prompt built on this foundation produce draft that quote studies and real evidence, not just the first ideas AI surfaces. ड्राफ्ट लिखने से पहले एआई से कहें कि टॉपिक को पूरा नक्शा बनाए, सबसे मजबूत दलाइल, मुखालिफ दलाइल और टॉपिक के लैंडस्केप समझे. ठीक है, इस बुनियाद पर लिखे गए प्रॉम्प्ट से बेहतर ड्राफ्ट बनते हैं जो रिसर्च और एविडेंस पर मतलब जो रिसर्च वगैरह के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं या उससे मिलकर बने हुए होते हैं. ठीक है, ऑप्शन सी है चेक द वर्ड काउंट लिमिट बिफोर स्टार्टिंग अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट. पहले वर्ड काउंट कर लें, आपने डॉक्यूमेंट बनाना, लॉन्ग डॉक्यूमेंट बनाने से पहले वर्ड काउंट कर लें कि कितने वर्ड हैं. ऑप्शन डी है रिसर्च कंपेटिटर कंटेंट बिफोर राइटिंग योर ओन. पहले कंपेटिटर्स का कंटेंट जो है वो रिसर्च कर लें. तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट 7 है वो क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप डू. ठीक है, मैप द टॉपिक फर्स्ट, कि आपने मैप करना है. तो उसका जो हमारे पास आंसर बनता है वो ये है कि आप ड्राफ्टिंग करने से पहले क्या कर लें, एआई से एक मैप बनवा लें. ठीक है, एआई से एक मैप बनवाने को कहें और जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो. ठीक है, मुखालिफ बातें भी हों और जो है वो एग्रीमेंट भी हो. ठीक है, जिसके अंदर सारी चीज़ें हों, मजबूत दलाइल होने चाहिए, मुखालिफ दलाइल भी होने चाहिए और एग्रीमेंट भी, और फिर टॉपिक के जो हैं वो लैंडस्केप भी समझे वो. फिर उसके बाद जो है वो आप उससे जो है वो प्रॉम्प्ट बनवाएं. इसका ये क्या है आंसर, कॉन्सेप्ट 7 मैप द टॉपिक फर्स्ट. पहले लैंडस्केप मैप करो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स फॉर एंड आर अगेंस्ट. ठीक है, फिर लिखो बिना इसके एआई के फर्स्ट इंस्टेंट आइडियाज़ पर बेस होती हैं
रियल टॉपिक लैंडस्केप पर नहीं, 5 मिनट इन्वेस्टमेंट, बंदा बड़ा डिफरेंस, ठीक है, बंदा नहीं सॉरी, बड़ा डिफरेंस। अगर आप 5 मिनट इसके ऊपर इन्वेस्ट कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा काम ज़्यादा करवा लेते हैं कह के, तो फिर आपको जो है एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 63 है। आज की वीडियो बनाते हुए मैं लिटरली थक गई हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, सारे सवाल इतने डिटेल हैं और मुझे इतनी डिटेल में जाके आप लोग को समझाना पड़ रहा है एक एक टॉपिक को, क्योंकि मैं इसके ऊपर वीडियोस नहीं बना पाई थी, तो मैं खुद भी लिटरली रिकॉर्ड करते करते थक गई हूँ। अब मेरी बस हो गई है। अच्छा जी, आई स्टूडेंट डज ऑल 12 प्रैक्टिस टास्क एट द एंड ऑफ द AI प्रॉम्प्टिंग पेज इंक्लूडिंग कंपेयरिंग 2 AI टूल्स ऑन द सेम प्रॉम्प्ट, व्हाट स्किल इज़ द लास्ट टास्क डिज़ाइन टू बिल्ड। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक ही स्टूडेंट AI प्रॉम्प्टिंग पेज के तमाम 12 प्रैक्टिस टास्क करता है, जिनमें एक ही प्रॉम्प्ट को 2 AI टूल्स में कंपेयर करना भी शामिल है। आखिरी टास्क का असल मकसद क्या है? द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई व्हेन AI नीड वेब सर्च, ये पहचान बनाना कि AI को वेब सर्च कब चाहिए। द एबिलिटी टू बिल्ड ऐप यूजिंग द गोल इनपुट आउटपुट टेम्पलेट, गोल इनपुट आउटपुट टेम्पलेट से ऐप बनाना। फास्टर टाइपिंग एंड प्रॉम्प्ट राइटिंग, ठीक है, तेज़ टाइपिंग और प्रॉम्प्ट राइटिंग, ठीक है। द क्रॉस मॉडल हैबिट, आप जो है वो क्रॉस मॉडल हैबिट को यूज़ कर रहे हैं। सीइंग वेयर डिफरेंट AI फैमिलीज गिव डिफरेंट आंसर, जहाँ डिफरेंट AI फैमिलीज जो है वो डिफरेंट आंसर देंगी ऑन द सेम कंटेंट, एक ही कंटेंट के ऊपर। रिवीलिंग ब्लाइंड स्पॉट्स दैट एनी सिंगल मॉडल वुड हैव मिस्ड, ठीक है। अच्छा, एक तो वो दो अलग फैमिली से आप जो है वो क्या करवा रहे हैं, क्रॉस मॉडल हैबिट को चेक करवा रहे हैं, ये देखने के लिए कि मुख्तलिफ AI फैमिलीज़ एक ही सवाल पर कहाँ इख्तलाफ करती हैं और किस मॉडल ने क्या मिस किया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट 12 के अंदर यही देखा था कि हमने जो है वो क्या करना है, सॉरी कॉन्सेप्ट 12 भूल रही हूँ हमने यहाँ पे ये वाली चीज़ देखी थी कि भाई हमने क्रॉस मॉडल हैबिट जो है वो यूज़ करनी होती है, यानी कि हमने AI अपने जो प्रॉम्प्ट होता है उसको मुख्तलिफ मॉडल्स के अंदर डाल के जो है वो वेरीफाई करना होता है, क्योंकि मुख्तलिफ फैमिलीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ डेटा पर जो है वो ट्रेन हुई भी होती हैं। तो अगर किसी एक फैमिली से कोई चीज़ मिस हो जाए तो उसे दूसरी जो है वो आसानी से कैच कर लेती है। इसके वो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो एक्सरसाइज 12 क्रॉस मॉडल हैबिट बनाता है, देखो कहाँ दो अलग AI फैमिलीज़ एक ही कंटेंट पर अलग आंसर देती हैं। वो अलग पॉइंट्स, वो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जो कोई भी अकेला मॉडल नहीं पकड़ सकता, ठीक है। अच्छा जी, 64 है। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 12 व्हाट इज़ द सिंपल रूल फॉर वैन टू यूज़ गूगल एंड वैन टू यूज़ AI। कॉन्सेप्ट 12 के मुताबिक गूगल और AI को कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सिंपल रूल क्या है? यूज़ गूगल फॉर एवरीथिंग फ्री, यूज़ AI अवर ओनली फॉर पेड टास्क, ठीक है। फ्री काम के लिए गूगल को और पेड काम के लिए AI को यूज़ करो, बड़ी फजूल बात है। यूज़ AI फॉर क्विक क्वेश्चन, यूज़ गूगल फॉर रिसर्च दैट टेक्स टाइम। छोटे सवालों के लिए AI को और रिसर्च के लिए गूगल को यूज़ करो, ये भी हालत है। यूज़ गूगल ड्यूरिंग द डे, यूज़ AI आफ्टर बिजनेस आवर। गूगल को आप दिन में इस्तेमाल करो और AI को जो है वो बिजनेस आवर्स के बाद, ठीक है। तो ये भी बड़ा ही फजूल है। यूज़ गूगल व्हेन यू वांट टू नेविगेट टू अ स्पेसिफिक नोन साइट और बाय समथिंग। यूज़ AI व्हेन यू नीड सिंथेसिस, pros and cons, multi-source comparison or written analysis. The choice depend on whether you want a link or an answer. जब आप किसी स्पेसिफिक वेबसाइट, प्रोडक्ट या पेज तक पहुंचना चाहते हैं तो आप गूगल को यूज़ करें, लेकिन जब आपको साइंथेसिस चाहिए, जैसे कोई प्रॉस और कॉन चाहिए मुख्तलिफ सोर्सेज के मुकाबले में, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने जो है वो AI को यूज़ करना है, क्योंकि AI को यूज़ करना जो है वो बताता है कि क्योंकि आपका जो आंसर है वो इस बात पर डिपेंड करता है, आपकी जो चॉइस है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपको लिंक चाहिए या जवाब चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफ़िक है, कोई स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट है, कोई स्पेसिफ़िक वेबसाइट है, तो फिर आप गूगल को यूज़ करें। लेकिन अगर आपको एनालाइज करना है, ठीक है, मल्टी रिसोर्सेज की एनालाइजिंग है, कंपैरिजन करना है मल्टी सोर्स का, तो वहाँ पर आपको जो है वो क्या यूज़ करना चाहिए, AI को यूज़ करना चाहिए। कॉन्सेप्ट 3 कहता है गूगल स्पेसिफिक नोन पेज के लिए है, AI सिंथेसिस के लिए है।
लिंक चाहिए या जवाब चाहिए, ठीक है। आपको लिंक चाहिए तो गूगल यूज़ करें, जवाब चाहिए तो एआई यूज़ करें। यही चॉइस है मेडिसिन कंपेयर में। एआई ऑफिशियल गवर्नमेंट पेज है, मतलब मेडिसिन कंपेयर के लिए आपने एआई को यूज़ किया और ऑफिशियल गवर्नमेंट पेज के लिए आपने गूगल को यूज़ किया, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, 62 64। अब हम 65 पे चलते हैं। 65 कहते हैं व्हाट डज कॉन्सेप्ट 13 से इन द हॉनेस्ट लिमिट ऑफ इवन चेकिंग योर वर्क अक्रॉस 3 डिफरेंट एआई टूल्स। अच्छा जी, क्या है 66 क्या कह रहा है आपसे, सॉरी 65 क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि कॉन्सेप्ट 13 के मुताबिक अगर आप अपना काम 3 मुख्तलिफ एआई टूल से भी चेक करवा लें तो उसकी असल हद क्या है। नंबर 1, मॉडल मल्टी मॉडल चेकिंग इज़ ओनली इफेक्टिव फॉर टेक्निकल कंटेंट नॉन क्रिएटिव राइटिंग। यानी कि टेक्निकल कंटेंट के लिए ये काम सही है लेकिन क्रिएटिव राइटिंग के लिए नहीं है। मल्टी मॉडल चेकिंग एलिमिनेट्स ऑल एरर्स फ्रॉम एआई आउटपुट। अच्छा, इससे आपकी जो है ना मल्टी मॉडल चेकिंग जब आप करते हैं तो इससे आपकी जितनी भी गलतियाँ हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं। तीसरा है 3 मॉडल्स कैन स्टिल ऑल बी रॉन्ग अबाउट द सेम थिंग। They share more training data than you would expect, and on sparse or contest topics, they often share the same misconceptions. The score is a progress signal, not a truth signal. For high stakes content, no number of cross model passes replace a human expert reviewing the load बेयरिंग क्लेम्स। अच्छा, यहाँ भी ये कह रहे हैं कि तीन मॉडल्स भी एक ही गलत बात पर मुत्तहिद हो सकते हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग डेटा में काफ़ी क्या हो सकती है, मुश्तरक मालूमात, यानी उनकी जो ट्रेनिंग डेटा है उनका जो जिस पे ट्रेन हुए हैं उनकी मालूमात मुख्तलिफ हो सकती हैं, ख़ास तौर पर मुश्किल या इख्तलाफी टॉपिक्स पर। सबसे जैसे गलत फहमी रख सकते हैं, सारे के सारे जो है वो गलत फहमी रख सकते हैं। इसलिए एआई का स्कोर सिर्फ प्रोग्रेस का सिग्नल है, सच्चाई का सबूत नहीं है, ठीक है। अगर वो कर रहे हैं ना, अगर उनके रैंकिंग आ रही है, नंबर में वो आ रहे हैं गलत हो रहे हैं, स्कोर गलत आ रहा है, तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का सिग्नल हो सकता है, प्रोग्रेस का सिग्नल हो सकता है, सच्चाई का सबूत नहीं है। हाई स्टैक काम में ह्यूमन एक्सपर्ट की रिव्यू की जगह कोई एआई नहीं ले सकता। अगर आपको हाई रिव्यू काम करना है तो उसके लिए आपको किसी इंसान जो एक्सपर्ट हो उसका रिव्यू लेना चाहिए, क्योंकि वो जो है इंसान की जगह एआई नहीं ले सकता। डी के अंदर कह रहे हैं 3 मॉडल चेकिंग द सेम वर्क इज़ सफिशेंट फॉर एनी प्रोफेशनल पब्लिकेशन। 3 एआई मॉडल्स का रिव्यू प्रोफेशनल पब्लिकेशन के लिए हमेशा काफ़ी होता है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे मेरे ख्याल में ऑप्शन सी जो है वो ज़्यादा मुझे जो है वो ठीक लग रही है, इसके हिसाब से देख भी लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई, अच्छा जी, यहाँ पे है कॉन्सेप्ट 13 में कह रहे हैं कि 3 मॉडल्स भी एक ही गलती कर सकते हैं, उनका ट्रेनिंग डेटा काफ़ी मिलता जुलता है, सही है। हाई स्टैक कंटेंट यानी कि लीगल हो, मेडिकल हो या फाइनेंशियल हो, इन तीनों के लिए हाई स्टैक कंटेंट के लिए ह्यूमन एक्सपर्ट रिव्यू जो है वो हमेशा ज़रूरी होता है। मॉडल जो है वो क्राफ्ट चेक करते हैं, फैक्ट्स नहीं। तो इसके लिए आपको ह्यूमन रिव्यू लेना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एआई के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, भले आपने 3 मॉडल से वेरिफिकेशन की हो या 4 मॉडल से की हो, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास। अ डेवलपर बिल्ड एन ऐप इन क्लाउड, वर्क ऑन इट थ्रू 6 राउंड ऑफ फीडबैक एंड इज़ हैप्पी विद इट। शी वॉन्ट टू शेयर इट विद अ क्लाइंट हु हैज़ नो क्लाउड अकाउंट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 9। व्हाट आर हर ऑप्शंस। एक डेवलपर क्लाउड में ऐप बनाती है और 6 राउंड की फ़ीडबैक के बाद उसकी मुतमईन है, मतलब फ़ीडबैक्स के बाद वो मुतमईन हो जाती है। अब वो इस ऐप को मतलब जो है ऐसे क्लाइंट के साथ शेयर करना चाहती है जिसके पास क्लाउड अकाउंट ना हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट 9 के मुताबिक उसके पास क्या ऑप्शन है। Number 1, she can publish the artifact to a public shareable link. The receipt need no account or download it as code and host it on Netlify by dragging a index.html file into the drop zone, creating a real public URL the client can access on any device.
अच्छा, इसका है कि वो ऐप को पब्लिक शेयरेबल लिंक के तौर पर जो है वो पब्लिश कर सकती है, जिसे देखने के लिए क्लाउड अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर कोड डाउनलोड करके नेटलीफाई पर index.html फाइल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके होस्ट कर सकती है, जिससे एक पब्लिक यूआरएल बन जाएगा जो क्लाइंट किसी भी डिवाइस से खोल सकता है, यानी कि किसी भी डिवाइस के ऊपर खोल सकता है। द क्लाइंट मस्ट क्रिएट अ क्लाउड अकाउंट टू व्यू आर्टिफैक्ट। क्लाइंट के लिए क्लाउड अकाउंट बनाना ज़रूरी है, ठीक है, उस आर्टिफैक्ट को देखने के लिए। शी मस्ट एक्सपोर्ट द ऐप एज अ PDF फॉर द क्लाइंट टू व्यू। आपको PDF बनाना पड़ेगा क्लाइंट को दिखाने के लिए। शी मस्ट अपग्रेड टू अ पेड क्लाउड प्लान टू शेयर आर्टिफैक्ट एक्सटर्नली। एक्सटर्नल शेयरिंग के लिए पेड क्लाउड प्लान जो है वो उसको लेना लाजमी हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये वाला जो अप्रोच है, ये वाली अप्रोच बिल्कुल सही है कि वो क्या कर सकती है कि भाई एक शेयरेबल पब्लिक शेयरेबल लिंक बना सकती है, ठीक है, पब्लिक शेयरेबल लिंक बनाएगी, और या फिर वो एक तो ये कर सकती है जिससे पब्लिश कर सकती है, जिसे देखने के लिए क्लाउड अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, या फिर वो क्या कर सकती है कि उसका कोड जो है वो index.file के अंदर जो है वो क्या कर सकती है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती है, index.html फाइल के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती है, और फिर उसको जो है नेटलीफाई पर पब्लिश कर सकती है, जिससे एक जो है पब्लिक यूआरएल उसे मिल जाएगा, और फिर क्लाइंट जो है उसे किसी भी उसके ऊपर ब्राउज़र के ऊपर या किसी भी डिवाइस के ऊपर एक्सेस कर सकता है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है ये भी देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन भी यही कह रही होगी कि कॉन्सेप्ट 9 जो है पब्लिक लिंक से किसी भी डिवाइस पर बिना अकाउंट के काम करता है। ये डाउनलोड करो, index.html नाम रखो, नेटलीफाई में ड्रैग करो, रियल के अंदर .netlify.app URL मिलता है जो क्लाइंट किसी भी डिवाइस पर खोल सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन थे, आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं, अब इसके बाद कुछ नहीं है। हाँ जी, तो ये हमारे पास टोटल कितने 66 क्वेश्चन थे, और आज की वीडियो रिकॉर्ड करने में मैं वाकई बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन 2 घंटे तो हो ही गए हैं वीडियो को रिकॉर्ड करते करते, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। लेकिन ये है कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। इसके अंदर हमने पूरे के पूरे AI प्रॉम्प्टिंग के 13 कॉन्सेप्ट देखे, और बहुत डीप डाइव जाके देखे। हमने काफ़ी गहराई से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को पूरे 13 कॉन्सेप्ट जो है वो समझा दूँ। एटलीस्ट आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद AI प्रॉम्प्टिंग के जो 13 कॉन्सेप्ट हैं, अगर उससे रिलेट कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपको समझ तो ये इतना तो ज़रूर समझ आ जाएगा कि अगर ये सवाल हो रहा है तो इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है। भले आपको कॉन्सेप्ट का नंबर याद ना रहे, लेकिन एटलीस्ट आपको उसकी जो ब्रीफ है, जो उसकी समरी है, वो तो एटलीस्ट आप लोगों को याद रहेगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ की जो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग उसे देख सकें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं तीनों कॉन्सेप्ट जो रहते हैं हमारे, तीन कॉन्सेप्ट अभी हमारे रहते हैं तो खैर बहुत बड़े बड़े, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो तीनों कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट कर दूँ, और रात से पहले पहले जो है वो मैं अपलोड कर दूँ चैनल पर। शायद हो सकता है कि दोपहर में ही कर दूँ, लेकिन ये कि अभी लिटरली मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मज़ीद मेरे अंदर एक और वीडियो रिकॉर्ड करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ, मेरा गला सूख चुका है। खैर, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को भी दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। और कॉमेंट्स सेक्शन में मुझे ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आप लोगों को मेरा काम कैसा लगता है, समझ में आती हैं चीज़ें या नहीं आती। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग मुझसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। लिंक PDF का मैं जो भी मतलब जो है वीडियो को देख लेगा, लाइक कर लेगा और दूसरों के साथ शेयर करेगा, और मुझे कमेंट में डन लिखेगा, उसको मैं जो है PDF मतलब इसका जो लिंक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी क्वेश्चंस का, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे मांगते हैं PDF का लिंक, तो उन्हें मैं DM कर दूँगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, रिव्यूज़ देने हैं अपने, और साथ में वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करना है, ताकि दूसरों का भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।